चलिए मैं बात करूंगा बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका कोड है बीपी 101T। बात करेंगे हम सभी यूनिवर्सिटी की कि जो सभी यूनिवर्सिटी का पीसीआई का सिलेबस है सेम रहता है। ठीक है। तो अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, आपके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं भाई साहब? सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। तो उस सेमेस्टर एग्जाम के लिए एक ही वीडियो में सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और रिवीजन कैसे करेंगे, टिप्स एंड ट्रिप्स क्या हैं। ठीक है। टिप्स क्या है और उसके ट्रिक्स क्या है याद करने के लिए, और ऑल यूनिट कंप्लीट नोट्स आपको एक ही वीडियो में सारा नोट्स मिलेगा और इजी लैंग्वेज में इजी नोट्स मिलेगा। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं सभी यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स एक ही वीडियो में। हाँ, तो ये आपने सही सुना, ये सही है। यानी सभी यूनिट के महत्वपूर्ण दैट मीन्स इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं एक ही वीडियो में मिलेगा। किसका? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, दैट मीन्स बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। उसका कोड है BP 101T। तो आप जहां भी हैं जैसे भी हैं बस इस वीडियो को देखो और सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्या करना है? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आपको एक जगह बैठ जाना है सिर्फ जब तक लेक्चर समाप्त ना हो जाए। बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, पानी का बोतल रख लें साथ में, ठीक है, पी सकते हैं, और पेन कॉपी रख लें, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जहाँ पे लगे कि हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे यूनिट 1 की। किसकी डिस्कशन करेंगे? यूनिट 1। यूनिट 1 में है क्या उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। यानी हमारा ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, हम कैसे जानेंगे किसका इंट्रोडक्शन यह है, एनाटॉमी है कि फिजियोलॉजी है, क्या है। तो सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन हुआ है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी दैट मीन्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट जो होने वाला है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे एंड स्कोप देखेंगे, किसकी? एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की। आप साथ में समझते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो हम यहाँ पे सबसे इजी लैंग्वेज में बात करेंगे कि एनाटॉमी है क्या, एनाटॉमी किसे कहते हैं, मानो एनाटॉमी है क्या। तो आप ध्यान देंगे बच्चे, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन जो एनाटॉमी है उसमें हम सिर्फ स्टडी किसका करते हैं? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर यानी संरचना का स्टडी करते हैं। किसकी संरचना का? ह्यूमन बॉडी की संरचना। किसकी संरचना? ह्यूमन बॉडी की संरचना। एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट, और साथ में उसके बॉडी का भी स्ट्रक्चर करेंगे, बॉडी के पार्ट का भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है बॉडी से। तो सिंपल लैंग्वेज में आप डेफिनेशन याद रखेंगे, एक ही पॉइंट में याद रखना है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट। ठीक है, इतना। अब पूछा जाए कि एनाटॉमी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप एक मानव का डायग्राम बना देंगे जिस तरह से एनाटॉमी दिखाई देता है। सपोज इस तरह से आप एनाटॉमी के एक डायग्राम बना देंगे, ठीक है, बन जाएगा। इतना तो बन ही जाएगा, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं आप लोग, इतना तो बनना चाहिए। क्या होगा?
अब चलिए आगे चलते हैं कि ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी क्या है। ब्रांच याद रखिएगा, ज्यादातर ब्रांच में ज्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता है, आपको याद रखना है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ब्रांच यानी होती हैं शाखाएं। तो एनाटॉमी की शाखाएं कितने शाखाएं होती हैं? मोस्टली एनाटॉमी की 3 शाखाएं होती हैं, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी में हम देखेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विजुअल टू नेक आई, यानी हम नेक आई से जो विजुअल होते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स वो होता है कि स्टडी ऑफ द टिश्यू यूजिंग माइक्रोस्कोप। सपोज हमें ऐसे स्टडी करनी होती है एनाटॉमी में कि हम उसे आंख के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, हम एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे, तो उसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे था ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी वो एनाटॉमी होती है जिसका स्टडी का स्ट्रक्चर हम विजुअल टू नेक्ड आई, हम अपने आंख से जिसे देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ग्रास एनाटॉमी कहलाती है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या कहलाती है? तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी वो एनाटॉमी होती है जिसमें डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एडल्टहुड का होता है, यानी डेवलपमेंट बॉडी, सॉरी, डेवलपमेंट बॉडी, जिसमें बॉडी डेवलपमेंट करती है फर्टिलाइजेशन के माध्यम से। दैट मीन्स हम बात करते हैं कि सेक्सुअल प्रोसेस से क्या करती है? बॉडी डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बॉडी डेवलप होती है। सपोज यदि हम बात करें कि एक बॉडी से हमें दूसरी बॉडी का निर्माण करना है तो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। अब दूसरा हेडिंग है, अभी तक आपने यहाँ पे देखा एनाटॉमी, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। फिजियोलॉजी का डेफिनेशन है क्या? फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट एंड हाउ दे वर्क। कहने का मतलब फिजियोलॉजी में हम उसका स्टडी करते हैं कि बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी क्या कर रही है, बॉडी फंक्शन, पार्ट ऑफ बॉडी फंक्शन। जैसे हमारा हाथ है तो क्या करेगा? हाथ का काम है खाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, काम करना, ये हाथ के बॉडी पार्ट हैं। ये हाथ बॉडी पार्ट होता है। पैर, पैर का काम क्या होता है? चलना फिरना, दौड़ना, ये सब पैर के काम होते हैं। तो उसके फंक्शन बॉडी पार्ट दैट मीन्स ये होंगे, एंड हाउ दे वर्क, ये कैसे काम करते हैं ये। तो याद रखेंगे फिजियोलॉजी इज द बॉडी, सॉरी, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट एंड हाउ दे वर्क, ये कैसे वर्क करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हम एग्जाम्पल में बात करते हैं कि जो हमारा जो एनाटॉमी है, ठीक है, एनाटॉमी के एक पार्ट होता है हार्ट, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हार्ट का फिजियोलॉजी, हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ये क्या होगा? एनाटॉमी होगा। लेकिन उसके फिजियोलॉजिकल, वो हार्ट करता क्या है? पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, पंप का काम करता है, यानी हमारे शरीर में ब्लड को फेंकता है, मोटर का काम करता है, ब्लड का फेंकने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं मोटर। स्कोप इन फार्मेसी, इसका स्कोप क्या है फार्मेसी में? तो इस अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिसीज कंडीशन, ये इसके फार्मेसी में स्कोप है। ठीक है, इतना याद रखना है, इसके फार्मेसी में क्या है? स्कोप है। अब यहाँ पे देखेंगे बेसिस फॉर फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ठीक है, हेल्थ इन सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन। ये हमारे फिजियोलॉजी का स्ट्रक्चर है। क्या है ये? हमारे फिजियोलॉजी का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा बॉडी सिस्टम है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। जैसे पार्ट क्या क्या होंगे? जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं पहला पार्ट क्या है? ब्रेन है, दूसरा हार्ट है, तीसरा स्टमक है, पेनक्रियाज है, किडनी है, ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, लंग्स हैं और थायराइड्स हैं। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? बॉडी पार्ट कहलाते हैं। यही है फिजियोलॉजी, यानी हमारे बॉडी पार्ट में जो है, जो काम करते हैं, एक एक पार्ट मिल करके हमारा एक क्या बनता है? शरीर बनता है। क्या बनता है? एक हमारा शरीर बनता है। एक एक पार्ट मिल करके एक शरीर बनता है। याद रखेंगे कि एक एक पार्ट मिल करके क्या बनता है? शरीर बनता है। तो आप एग्जाम में लिख लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो टॉपिक है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपके सिलेबस में भी मेंशन है लेवल
ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या लेवल होता है, हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी बनती है, तो सीधा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही लाइन में, कि द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इन 6 लेवल, 6 लेवल से बनी होती है। ठीक है, 6 लेवल से बनी होती है। सबसे पहले मैं वो आपको लेवल दिखा देता हूँ। पहला होता है केमिकल लेवल, दूसरा होता है सेलुलर लेवल, तीसरा होता है टिश्यू लेवल, चौथा होता है ऑर्गन लेवल, पांचवा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड लास्ट देन होता है जिसे हम 6 नंबर बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल। चलिए हम देख लेते हैं ये बनता कैसे है। सबसे पहले हम डायग्राम माध्यम से देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या होती है कि एलिमेंटल, जिसको हम बोलते हैं केमिकल लेवल। ठीक है, पहला क्या होता है केमिकल लेवल, तो उसको हम बोलते हैं एटम्स। दैट मीन्स एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स सपोज बनाते हैं वाटर्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये बनाते हैं। और इन सब से हमारा क्या बनता है, बहुत सारे एलिमेंट से हमें क्या मिलता है, एक सेल मिलता है। क्या मिलता है? सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और कई सेल का ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ सेल हमें क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। एक टिश्यू का स्ट्रक्चर है, और कई सारे टिश्यू मिलकर के, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टमक हो सकता है, किडनी हो सकती है, हार्ट हो सकता है, लीवर हो सकता है, ईटीसी हो सकता है, ब्रेन्स, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है। ऑर्गन्स जितने होते हैं वो भी हो सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन हो करके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिला करके ग्रुप ऑफ सिस्टम क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, एक जीवित इंसान को बना देते हैं। जैसे लाइक दैट हम ह्यूमन, एनिमल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखेंगे, ये हमने समझा दिया, ज़्यादा समझाने के लिए टाइम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 लेवल दिए हैं, सभी लेवल के यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है। टिश्यू में कितने टाइप से होते हैं, ऑर्गन्स लेवल में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में क्या बनता है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनता है। 6 लेवल में ये होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सिस्टम। कितने होते हैं हमारे शरीर में? हमारे शरीर में बॉडी सिस्टम 11 सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं? 11 सिस्टम होते हैं। पहला तो होता है इंटीग्रेटरी सिस्टम में। इंटीग्रेटरी सिस्टम में शामिल होता है स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब होते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन का काम करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। पहला सिस्टम इंटीग्रेटरी सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, जो कि बोन एंड जॉइंट से मिलकर बना होता है। इसका काम होता है हमारे बॉडी को सपोर्ट करना एंड प्रोटेक्ट करना। तीसरा होता है मॉलिक्यूलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में होता है मसल्स, हमारे शरीर का मूवमेंट करवाना। दैट मीन्स हम बात करेंगे 11 जो बॉडी पार्ट है, जो 11 बॉडी पार्ट है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने बनाया था कि ह्यूमन बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम कितने हैं? 11 बॉडी सिस्टम है। यहाँ पे सभी बॉडी सिस्टम का नाम दिया हुआ है, तो ये ध्यान दे लेंगे। जैसे इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रेशन सिस्टम, और यहाँ पे है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम हैं। इन सिस्टम को आप देखेंगे, एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो बनेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, चौथा होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व से होते हैं, हमारे शरीर में क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है हार्मोन सेक्रेशन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी, यानी हमारे शरीर में हार्मोन्स का रिलीज करती है, हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। ये सारे होते हैं किसमें? हमारे बॉडी में। अगला पार्ट हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। ठीक है, हार्ट का काम यही होता है। जी, हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब होता है लिम्फ नोड एंड वेसल्स, दैट मीन्स इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस का काम करती है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है लंग्स एंड एयरवे, यानी लंग्स होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, एयरवे हमारी जो सांस नलिकाएं होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, उससे गैस का आदान प्रदान करते हैं, दैट मीन्स गैस एक्सचेंज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा इंक्लूड होता है माउथ एंड एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, माउथ होता है टू एनस, माउथ से एनस तक की प्रोसेस होती है। माउथ मीन्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस होता है। यूरिनरी सिस्टम की बात
बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है किडनी, ठीक है, यूरेटस और ब्लेडर्स। इसका काम होता है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, यानी हमारे शरीर में वाटर को बाहर निकाल देती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स में होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ये 11 सिस्टम है। इन 11 सिस्टम को आपको याद करके रखना है कि इन 11 सिस्टम में होता क्या है। अगला है हमारे पास बेसिक लाइफ प्रोसेस, यानी हमारा जो लाइफ प्रोसेस होती है, जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन तो बन गए, ठीक है, एलिमेंट से, टिश्यू से, ऑर्गन से, ठीक है, सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे है बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हमारा एसेंशियल एक्टिविटीज करती है उसमें लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में होती है। यानी हम बेसिक लाइफ प्रोसेस, जैसे हम मेटाबॉलिज्म काम करते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, यानी हमारे शरीर में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है पूरे बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी, कैटाबॉलिज्म। क्या है कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, हमारे शरीर में कुछ भी जब हम खाते पीते हैं उसको ब्रेकिंग डाउन करती है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डअप अप, मतलब जो हमने खाया पिया, जो हमसे उससे एनर्जी मिली, उसका बिल्डअप करना, निर्माण करना। उससे क्या निर्माण होता है वो देखेंगे, ठीक है, उससे क्या निर्माण होता है वो देखेंगे। तो जैसे हमारे पास अगला प्रोसेस है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, ठीक है। अगला होता है मूवमेंट, मोशन ऑफ बॉडी पार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जो भी मोशन होता है एक एक इंटरनल पार्ट का, उसका मोशन जैसे कि हम देख नहीं पाते हैं, जैसे हम माइक्रो या फिर कभी आपने एनिमेशन में देखेंगे कि हार्ट किस तरह से पंपिंग करता है, हम उसको थोड़ी देख पाते हैं। तो ये होता है मोशन पार्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, उनमें मोशन कैसे गतिविधियां चलती हैं, वो आप सब देखेंगे। अगला होता है जो कि ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। हमारे शरीर में क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल बनेंगे तो टिश्यूज बनेंगी, ठीक है, और टिश्यू बनेगा तो ऑर्गन्स बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। हमारा सेल बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, ग्रोथ का निर्माण करता है। यदि हमारे शरीर ग्रोथ ना करे, सपोज हमारे शरीर में सेल ना बने, तो हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। तो जो एक बेसिक लाइफ होता है, ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है किसकी, लाइफ प्रोसेस होती है हमारी ह्यूमन की। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, न्यूट्रिशन। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन जब हम खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कुछ भी चीज आपने खाया पिया उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिस्पायरेशन की, और रिस्पायरेशन से हमारा होता है एक्सक्रेशन, मतलब किसी भी चीज को जो हमने खाया पिया उसे बाहर निकाला। और जो उससे प्रोसेस होता है वो होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस और डाइजेशन। ये हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस है, याद रखिएगा। मतलब ये हमने डायग्राम बनाया है आप लोगों को समझने के लिए। अगला जो पार्ट होता है इसमें डिफरेंशिएशन का होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेल इनटू स्पेशलाइज्ड फॉर्म। हमारा डेवलपमेंट होता है, डिफरेंशिएशन मीन्स डेवलपमेंट होता है, बॉडी में क्या डेवलप होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड न्यू इंडिविजुअल। क्या होता है, न्यू सेल बनेंगे, न्यू इंडिविजुअल होगा, ये होता है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास हेमियोस्टेटिस। हेमियोस्टेसिस क्या होता है, हेमियोस्टेटिस। हेमियोस्टेटिस का डेफिनेशन हम देखेंगे कि हेमियोस्टेटिस इज द मेंटेनेंस ऑफ, सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ अ कॉन्स्टेंस इंटरनल इन्वायरमेंट इन द बॉडी। ये हमारे हेमियोस्टेटिक्स का प्रोसेस यही है, डेफिनेशन यही है कि हमारे शरीर में मेंटेनेंस करता है कॉन्स्टेंस इंटरनल एनवायरनमेंट का, यानी जो हमारे अंदर एनवायरनमेंट है उसको, जैसे हो गया टेम्परेचर, ईटीसी, बहुत सारे कुछ होते हैं, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन अराउंड 37 सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, नॉर्मल रेंज में रखता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक का मैकेनिज्म क्या होता है,
ठीक है, जैसे रिसेप्टर हो गया, डिटेक्ट करता है, चेंज करता है, उसी के कंपोनेंट्स होते हैं हेमियोस्टेटिक्स के। ठीक है, कंट्रोल सेंटर क्या होता है, जिसको हम प्रोसेस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इफेक्टर होता है जो कि प्रोड्यूस रिस्पॉन्स करता है। टाइप ऑफ फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव में क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल, और पॉजिटिव में क्या होता है, लेबर कंट्रक्शन होता है। इसमें 6 में हम बात करेंगे कि बेसिक एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है। बेसिक एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं। टर्म वर्ड समझ रहे हैं ना, टर्मिनोलॉजी कैसे, उसका क्या प्रोसेस होता है, ये ध्यान देना है। जैसे स्टैंडर्ड बॉडी पोजीशन की हम बात करेंगे तो स्टैंडिंग अपराइट टाइप होती है, फेसिंग फॉरवर्ड के लिए होता है, आर्म्स एंड साइड के लिए होते हैं। ठीक है, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड के लिए होता है। डायरेक्शन टर्म की हम बात करें तो सुपेरियर मतलब होता है एवं ऊपर की तरफ, इंफीरियर मतलब बिलो नीचे की तरफ, इंटीरियर मतलब फ्रंट सामने, पोस्टेरियर मतलब होता है बैक पीछे, मेडियल मतलब होता है टू वार्ड मिड लाइन, एंड लेक्टेरल मतलब होता है ऑलवेज फ्रॉम मिडिल। लेक्टेरल मतलब क्या होता है, ऑलवेज फ्रॉम मिडिल। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोक्सिमल नियर ऑर्गेनिज्म। प्रोक्सिमल मतलब होता है जो ऑर्गन्स के पास होता है नियर, और डिस्टल मीन्स होता है ऑलवेज फ्रॉम ऑर्गन, जो हमेशा उसके पास होता है ऑर्गन्स के पास। सुपरफिशियल मीन्स होता है नियर सरफेस, और डीप मीन्स होता है ऑलवेज फ्रॉम सरफेस। ये हमेशा ये टर्म वर्ड है, इनको याद रखना है। प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, प्लेन ऑफ द बॉडी दैट मीन सजिटल्स प्लेन की बात हम बात करेंगे। डिवाइड बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट, ये दो टाइप से होता है, इस वर्ड को समझिएगा। फ्रंटल प्लेन मीन्स क्या होता है, डिवाइड बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक, दो टाइप से इसका होता है। ट्रांसवर्जन प्लांट होता है, उसमें हम अपर एंड लोअर में हम इसे डिवाइड करते हैं। बॉडी कैविटी क्या होती है, ठीक है, डोर्सल कैविटी। बॉडी कैविटी की हम बात करेंगे, हमारे बॉडी में कई प्रकार से कैविटी पाई जाती हैं। तो बॉडी कैविटी में हम पहली बात करेंगे, डोर्सल कैविटी में क्या होता है, क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी मीन्स होता है ब्रेन। वर्टिब्रल कैविटी मीन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कैविटी और वेंट्रल कैविटी, यहाँ पे देखिए अलग से वर्ड आ गया, वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी में होता है थोरेसिस कैविटी मंस, जहाँ पे थोरेसिस में हमें पाया जाता है लंग्स, हार्ट पाए जाते हैं ए। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब होता है कि एब्डोमिनल, दैट मीन्स कहें हम स्टमक हो गया, लिवर हो गया, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। पेल्विक कैविटी में हम बात करें, यूरिनरी, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यूनिट होता है कंप्लीट। पहला जो यूनिट था ना, उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको हम क्यों, रिवीजन पॉइंट क्या है इसका हमने रखा है। एनाटॉमी मीन्स आप ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स उसके पार्ट के अध्ययन को करते हैं। इतने याद रखना है कि ये जो हमारा बॉडी पार्ट है इसे याद रखेंगे। 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 11 बॉडी सिस्टम होते हैं। होम्योस्टैटिक्स मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को, और नेगेटिव फीडबैक इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन इज स्टैंडर्ड रेफरेंस। इतना चीज याद रखना है, इसको सिर्फ बेसिक याद रखना है आपको, तो ये जो हमने सारा टॉपिक कवर किया है वो बन जाएगा। अब हम पहले यूनिट के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सबसे पहले पार्ट में देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है सेल का। सेल यानी कोशिका, इसका सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन याद करेंगे। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ए होता है। ठीक है, हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर ए है। आप जानते होंगे कि सेल के जो सेंटर में होता है उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसी में एक पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस के आजू बाजू होता है, उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। और इसके बाजू बाजू ये दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डॉट डॉट टाइप से होता है इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। इंटरमीडिएटेड फिलामेंट बोला जाता है, जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं। और ये हमारा माइटोकांड्रिया होता है। ठीक है, जो सेल के बाहर की लेयर होती है हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं इस तरह से, और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है सेल के अंदर। ये क्या है, ये सारे चीज याद रखना है। इसमें जो ये तो डॉट डॉट था, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और डॉट से थोड़ा बड़ा डॉट मिले उसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। और उसी तरह से एक छोटा सा मिले इसके बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाजू में रहता है, उसको हम एथमोस
प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो स्मूथ होता है, ठीक है। ये तो क्या है, स्मूथ नहीं है, लेकिन ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे एक सेक्रेटरी वेसिकल पाया जाता है और यहाँ पे पेरोक्सिसोम पाया जाता है। याद रखना है, इन पॉइंट को याद रखना है। और सेल के अंदर वैक्यूम पाई जाती है। और यहाँ पे सेल के अंदर भरा क्या होता है, जो हमारा ये सब दिख रहा है ना, ये जो जैसे इस तरह से यहाँ पे सारे चीज भरे भरे येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे एक पाया जाता है जो कि गोल्जी कम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर गोल्जी वेसिकल कहते हैं। और इसी को गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी apparatus कहते हैं। इस सेल का स्ट्रक्चर याद रख लेना है, क्या क्या पाया जाता है। आपको भाई साहब उस तरह से नहीं पढ़ना है, हमें रटना है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के समझना है कि यहाँ पे ए होना चाहिए और ए होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अगला चीज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टॉपिकल ह्यूमन सेल, यानी एक ह्यूमन सेल में क्या क्या पाया जाता है। सेल को हम देखें तो मेन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम उसी के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम में किस नाम से जानते हैं, उसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन है, उसको याद रखना है। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये क्या होती है, जो ऊपर की कवरिंग लेयर है, मतलब आउटर यानी बाहर की कवरिंग ऑफ द सेल होती है, मतलब उसको सेल करके रखती है। मेड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये बनी किससे होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल पाए जाते हैं, जो कि कंट्रोल इंटर एंड एग्जिस्ट का काम करती है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की हम बात करें, जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड इन सेल, यानी जो साइटोप्लाज्म, यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जेल टाइप से यानी लिक्विड टाइप से मटेरियल बना होता है, फ्लूइड टाइप से भरा होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यानी इस तरह से यहाँ पे सभी जगह क्या भरा होता है, जो डॉट डॉट में रख रहा हूँ, सभी जगह साइटोप्लाज्मा है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनसाइड सेल, सेल के अंदर वो पाई जाती है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में बताया कि यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्मा है ना ये यहाँ पे, तो ये इसी के अंदर पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ठीक है। कंटेन ऑर्गन लेंस, ये क्या होता है, कंटेंस ऑर्गन लेंस का काम करते हैं। न्यूक्लियस, इसके अंदर मेन जो पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। कंटेंट डीएनए, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। रेगुलेट सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, से क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को, प्रोटीन सिंथेसिस को। इसमें हम देखेंगे सेल ऑर्गनलेस एंड देयर फंक्शन, यानी इसमें जो ऑर्गनलेस हैं, यानी सारे सेल के पार्ट हैं, यदि हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ सेल, इसको हम दूसरा नाम के नाम से किस नाम से जानते हैं, पार्ट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई साहब, पार्ट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। यदि पार्ट ऑफ सेल या फिर इसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इतना याद रखेंगे। यदि पूछा जाता है कि डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन सेल एग्जाम में, तो आप सभी ऑर्गन के यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनको। जैसे यहाँ पे क्या है, लाइसोसोम, तो आप अलग से भाई साहब यहाँ पे बना सकते हैं लाइसोसोम, इसको लिख सकते हैं कि इट इज ए लाइसोसोम, इसको सर्कल में कर दो, ये क्या है, यहाँ पे लाइसोसोम है, इसे आप बना सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है, क्या करना है, इतना याद रखना है। सबसे पहले होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या काम होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण करती है, ऊर्जा देती है हमें, तभी हम जीवित रहते हैं, तभी हम कुछ काम कर पाते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसको हम बोलते हैं ईआर, इसका काम होता है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस का। सिर्फ राइबोसोम का काम था प्रोटीन सिंथेसिस का, लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस दोनों करती है। गोल्जी apparatus, दैट मीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है पैकेजिंग एंड सेक्रेशन करना। क्या करना, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन करना। लाइसोसोम का काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करती है। क्रोमोसोम का काम का क्या होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। जो क्रोमोसोम होता है, सेल जैसे आप पढ़ेंगे ना सेल डिवीजन, तो क्रोमोसोम ही सेल डिवीजन का काम करता है। विदाउट क्रोमोसोम सेल डिवीजन नहीं हो सकता है, याद रखना है। साइट तो स्केलेटन क्या कहलाता है, शेप एंड सपोर्ट देता है। जो साइको स्केलेटल होता है, स्केलेटल मतलब होता है आप
शेप यानी सपोर्ट करना, ढांचा बनाना, साइटो तो ये क्या करता है, शेप एंड सपोर्ट देता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अगला पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल। सेल का फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म काम करता है, ग्रोथ का काम करता है, रिप्रोडक्शन काम करता है और सेक्रेशन का काम करता है। ये क्या है, सेल के फंक्शन है, इतना याद रखेंगे। और साथ ही साथ एक्सक्रेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारे सेल के काम होते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम में आता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस बाय। दो टाइप से ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन होते हैं, पहला पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे जो ये है ना, इस वाल को कॉल करके यहाँ पे डिफ्यूजन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, इस तरह से ये सेल को हटाता है, तब यहाँ पे आता है जिसको हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ये भी इस तरह से आता है, ये भी इस तरह से आया है। ये डायग्राम को याद रखना, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कम टाइम देंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आपको समझना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है भाई साहब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है कि जो यहाँ पे है विदाउट ऑटोमेटिक एक्टिव होकर के, इसका जैसे मतलब किसी को क्या होता है ना कि छलांग लगानी होती है, कहीं पे बाउंड्री है तो एक्टिव होकर के छलांग लगाते हैं, तो यहाँ से छलांग लगाते हैं, इधर आ जाते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो एक्टिव होकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसको बोलते हैं एक्टिव। तो इसमें से पहला था पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे नो जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड नहीं है, एनर्जी नहीं होती है इसमें। एनर्जी मींस एटीपी, हमें क्या होती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। सिंपल डिफ्यूजन होता है, आप देख लेंगे, जो कि लो कंसंट्रेशन का एग्जांपल के बाद हम बात कर लेते हैं, ये होता है ऑक्सीजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की हम बात करेंगे, कैरी प्रोटीन्स होती हैं। ये आप सारे पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन की होती है। दूसरा हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसमें हमें एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी मिलती है। इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी, इसमें डायरेक्ट एनर्जी को यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो हो गया। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम यूज आयन ग्रेडियंट्स, हम इसमें क्या करते हैं, आयन को यूज करते हैं। ठीक है, ये इतना याद रखना है, मेन मेन हेडिंग। ठीक है, अब तो पता है ना कि मेन मेन हेडिंग पता है तो आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं। आपने बायोलॉजी पहले भी पढ़ी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें कि एंडोसाइटोसिस होती है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पहला एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में होता है, एंडो मतलब क्या होता है, सेल टेक मटेरियल इनसाइड, यानी सेल के अंदर। ठीक है, ठीक है, फैगोसाइटिस मतलब सॉलिड। ठीक है, और फिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड, इतना याद रखना। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, से रिलीज सबस्टेंस आउटसाइड। एक्सो मतलब आउटर, यानी रखना है आउटर। ठीक है, इंडो मतलब एंड में, इंडो मतलब एंड में, एंड मतलब लास्ट में। ठीक है, इतना याद रखना है। दैट मीन्स किसके एंड में, सेल के एंड में। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इनसाइड भी कह सकते हैं, मतलब इनर भी कह सकते हैं, इंटरनल भी कह सकते हैं, अंदर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास है सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन कैसे होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की हम बात करें, सेल साइकिल फेज क्या होती है। पहला तो हेडिंग आती है सेल साइकिल फेज, क्या, सेल साइकिल फेज। सेल डिवीजन में सेल साइकिल फेज, जैसे हम सेल साइकिल फेज की हम बात करें, इंटरफेज पहला जो पॉइंट होता है, इंटरफेस। इंटरफेस में होता है जीवन, जीवन मीन्स ग्रोथ, यस मतलब डीएनए रिप्लिकेशन। यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इंटरफेस यहाँ पे इंटर करता है, जो कि यस मतलब क्या है,
ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन का काम करता है। G2 भी इंटरफेस है जो कि सेल ग्रोथ का काम करता है, ये आगे चला जाता है। G1 मतलब यहाँ पे ग्रोथ होता है जो कि इंटरफेस ही कहलाता है। ये जो आउटर लेयर यहाँ पे जो दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो लेवल है सारा का सारा क्या कहलाएगा, इंटरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरफेस। और इसके अंदर यहाँ से हम जब बाहर देखते हैं तो दूसरा फेज होता है मिटोसिस फेज। कौन सा, मिटोसिस फेज। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर्स सेल। यहाँ पे क्या बना लेते हैं, टू डॉटर सेल का निर्माण कर लेते हैं, यानी दो डॉटर सेल, दो डॉटर बनाते हैं। ठीक है, दो डॉटर, दैट मीन्स पहला डॉटर और यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, दो डॉटर बनाते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आगे क्या कहलाता है, इसके अंदर में क्या है, ये तो हमें देखना ही है ना। इसके अंदर क्या होता है, G2 क्या है, G2, G2 की हम बात करेंगे, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। ये क्या करते हैं, प्रिपरेशन सेल डिवीजन को करते हैं। ठीक है, एम मतलब मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज मीन्स होता है मिटोसिस और मियोसिस। मेटाफेज में दो चीज होती है, मिटोसिस और मियोसिस, याद रखना है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होती हैं। पहला तो मिटोसिस, मिटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल। ये क्या होते हैं, सोमेटिक सेल होते हैं। प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, इसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस दो डॉटर सेल, जैसे यहाँ पे एक दो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, इसे यूज करते हैं ग्रोथ के लिए और इसे आगे की तरफ रिपेयर कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्टेज, इसमें मिटोसिस में कितने स्टेज होते हैं, चार स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये चारों स्टेप को याद रखना है। दूसरा मियोसिस, मियोसिस क्या करता है भाई साहब, मियोसिस का काम होता है अकर इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड सेल्स फॉर गेमिक फॉर्मेशन, फॉर जी गेमेट्स, गेमेट्स बनाते हैं, दैट मीन्स जीन्स बनाते हैं, गेमेट्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर हैं, शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोफेज है जो दो था, क्या है, प्रोफेज दो है। मेटाफेज सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पे ए बना लिया। एनाफेज मीन्स इसके इसके चार चार बन गए। ठीक है, यहाँ पे दो दो थे, चार चार बन गए, मतलब आगे का विकास हो रहा है। ठीक है, टेलाफेज मतलब ये जो थे कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर के दो दो डॉट्स बना देते हैं, जैसे ए बना लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन N2, N बराबर 2N, दैट मीन्स हम इसे 2N कहते हैं। इतना याद रखना है। अब देखिए अगला क्या है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, किसके अंदर, सेल जंक्शन क्या है। सेल जंक्शन, जंक्शन जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, रेलवे जंक्शन, वहां पे सारे ट्रेनें रुकती हैं, जंक्शन उसे कहा जाता है। इस तरह से सेल जंक्शन होता है। सेल जंक्शन कनेक्ट सेल टुगेदर, ये क्या करता है, सेल को कनेक्ट करके रखता है। पहला हम बात करें टाइप की, तो इसमें कितने टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं। टाइट जंक्शन, ठीक है, या ध्रेंस जंक्शन, ठीक है, डेस्मोसोम जंक्शन और गैप जंक्शन। इसमें जो पहला है टाइट जंक्शन में प्रिवेंट लीकेज का काम करता है, फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू का काम करता है। और दूसरी की बात करें तो प्रोवाइड मैकेनिकल अटैचमेंट, ये हमारे शरीर में मैकेनिकल, जैसे में मिस्त्री काम करते हैं ना, मैकेनिकल वैसा काम करता है। ठीक है, डिस्मोस, जो हमारा ये क्या है, डिस डिस्मोसोम्स होते हैं। ठीक है, डिस्मोसोम्स स्ट्रॉन्ग एड्हेशन बनाते हैं और प्रिवेंट करते हैं, सेपरेशन करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट सेपरेशन, ये चीज है। और गैप जंक्शन क्या होता है, अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, है क्या होता है, सेल के अंदर कम्युनिकेशन करने के काम करते हैं, परमिट भी करती हैं। गैप परमिट पैसेज ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, अगला है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन कैसे करता है, ठीक है, मेंटेन हेमियोस्टेटिस, इतना याद रखना है, कंट्रोल ग्रोथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्टिवेट्स, इसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जैसे हम जिसे हम लेगेंड्स के नाम से जानते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं और रिस्पॉन्स होता है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पैथवे एक्टिवेशन बाय द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये भी स्टेप याद रखना है। स्टेप्स इन सेल सिग्नलिंग में दो
कितने स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप की हम बात करेंगे। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन मीन्स हम बात करेंगे सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द रिसेप्टर, ठीक है। ट्रांसड्यूक्शन, ट्रांसड्यूक्शन क्या कहलाता है, सिग्नल कन्वर्टेड इनटू इंट्रासेलुलर मैसेज, ठीक है। रिस्पॉन्स की हम बात करेंगे सेलुलर एक्शन आकर, जैसे हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें, एंजाइम एक्टिवेशन काम करें तो रिस्पॉन्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अगला है हमारे पास क्या, फॉर्म ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। क्या है, फॉर्म ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। कैसे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे जाता है, याद रखेंगे। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग क्या होता है, सेल मस्ट टच इच अदर, ठीक है। मेंबर बाउंड, ये सब याद रखना है कि जो जो होते हैं इसमें। पहला तो कंटेंट कॉन्टेक्ट के माध्यम से होता है, दूसरा पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है, तीसरा है जो जिसे हम सी बोलते हैं साइनेप्टिक सिग्नलिंग हम कह सकते हैं, और इसमें एंडोक्राइन सिग्नलिंग भी होता है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनके ये भी दिए हैं तो ये भी आप देख लेंगे, हम क्विक रिवीजन पॉइंट हम देखेंगे। क्विक रिवीजन पॉइंट कैसे होते हैं, क्विक रिवीजन पॉइंट क्या है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट लाइफ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है। पैसिव मीन्स हमें एनर्जी नहीं चाहिए, और एक्टिव में हमें एनर्जी चाहिए। मिटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करती है, मियोसिस गैमेटिक्स फंक्शन का काम करती है। गैप जंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन का काम करती है। और सिग्नलिंग स्टेप क्या होती है, रिसेप्शन होता है, ट्रांसड्यूक्शन होता है और रिस्पॉन्स होता है। ये याद रखना है कि ये, इसको आप याद रखेंगे बाकी वो सब बन जाएगा, ठीक है। एंडोक्राइन क्या है भाई साहब, एंडोक्राइन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। और सिनेप्टिक्स क्या है, फास्ट नर्व सिग्नलिंग है, इतना याद रखना है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम बात करेंगे इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट फर्स्ट का तीसरा टॉपिक जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। तो हमने जैसे कि पहले ऑर्गेनाइजेशन में बताया था, सेम इसमें है। डेफिनेशन की हम बात करें कि टिश्यू क्या है, तो टिश्यू इज a group of similar cell with common origin that work together to perform a specific function। इसमें से आप सीधा सा एक याद रखना है सिंपल लैंग्वेज में कि ये टिश्यू क्या है। तो टिश्यू याद रखेंगे कि अ टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल, यानी कई सारे ग्रुप मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और कॉमन ऑरिजिन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और ये अपना फंक्शन निभाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, टिश्यू को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। इतना याद रखेंगे कि क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में हम बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, देखिए एपिथेलियल टिश्यू होता है टिश्यू दैट कवर्ड बॉडी सरफेस लाइंस कैविटीज एंड फॉर्म ग्लैंड। कहने का मतलब एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है कि क्या करता है, हमारे बॉडी को कवर करता है, सरफेस में रखता है, लाइन कैविटीज एंड फॉर्म, निर्माण किसका करता है, ग्लैंड का, उसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जनरल कैरेक्टराइजेशन, इसके काम क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड सेल को क्या करते हैं, पैक करके रखता है। यहाँ पे ये क्या है, सेल है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना स्ट्रक्चर में, ये क्या है, टिश्यू, बीच बीच में जो डॉट है ये क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर मटेरियल्स का काम करते हैं, एवेस्कुलर, नो ब्लड वेसल्स, इसमें नहीं ब्लड वेसल की जरूरत नहीं होती है। रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। हाई जनरेशन कैपेसिटी होती है इसमें, एपिथेलियल जो टिश्यू होती है इसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। मोस्टली यदि हम बात करें तो ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो पार्ट है यहाँ पे बेस्ड ऑन लेयर, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू,
बेस्ड ऑन लेयर के दो अंदर होती हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो कि सिंपल एपिथेलियल मतलब सिंगल लेयर की होती हैं, और स्ट्रेटिफाइड जो होती है मल्टीपल लेयर की होती है, तो याद रखिएगा। बेस्ड ऑन शेप, शेप यानी आकार, यानी शेप के यानी हाँ आकार के अकॉर्डिंग कैसे दिखाई देते हैं। स्क्वेनियस मीन्स मतलब होता है फैट सेल, ठीक है। कोबॉइडल मीन्स होता है क्यूब शेप में पाए जाते हैं ये, और कॉल्यूमर मतलब होता है टेल सेल पाए जाते हैं। टाइप विथ स्ट्रक्चर लोकेशन एंड फंक्शन, इनके टाइप का है जहाँ जहाँ पाए जाते हैं ये चीज है। यदि हम बात कर लेते हैं कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनको हम सब देखेंगे, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल स्क्वेनियस एपिथेलियल टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल लेयर ऑफ, ये सारा देख लेंगे, एक बार में देख लेंगे कहाँ पे पाए जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट देख लेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट देखेंगे। स्क्रीनशॉट देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, देखना नहीं। स्क्रीनशॉट क्या करना है, ले लेना है। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि होता क्या क्या है, एक बार पढ़ लेंगे। जैसे ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सारे की फंक्शंस दिया है, स्ट्रक्चर दिया है, लोकेशन दिया है, ये कहाँ कहाँ पे एकत्रित होते हैं वो देख लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से कनेक्ट होता है, कनेक्ट मतलब कनेक्टिव, एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट रहता है। टिश्यू दैट कनेक्टेड सॉरी टिश्यू दैट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड बाइंड अदर टिश्यूज, ये क्या करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं कनेक्ट्स रहते हैं, सपोर्ट्स में काम करते हैं, बाइंड करती हैं किससे, अदर टिश्यू से, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें या फिर कंपोनेंट्स दैट मीन्स कंपोजिशन सपोज एक ही है, याद रखना है। तो इसमें क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है, फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर्स मीन्स होता है कोलेजन पाया जाता है, इलास्टिक पाए जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। ग्राउंड सब्सटेंस भी पाए जाते हैं इसमें। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये इतने टाइप से होते हैं। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये हम टाइप भी बताएंगे। इनका स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि बेसिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनके सभी के हम टाइप बता देते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, हम टाइप बता रहा हूँ। टाइप में यह है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, ये रोलर टिश्यू, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है ये सब दिया हुआ, ये पढ़ लेंगे आप एक बार, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एडिपोज टिश्यू, ठीक है। बी पॉइंट में यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू मीन्स टेंडन्स लिगामेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट मसल्स टू बोन। ये क्या करते हैं, टेंडन क्या करती है, कनेक्ट करती है मसल्स टू बोन से, लिगामेंट क्या करती है, बोन टू बोन से कनेक्ट करके रखती है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है कार्टिलेज, इसका लोकेशन होता है नोज, ईयर एंड जॉइंट, ये वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फ्लेक्सिबल हो, सपोर्ट काम करते हैं, ठीक है। बोन की हम बात करेंगे, हार्ड टिश्यू पाए जाते हैं। बोन मीन्स क्या हो जाएंगे, हार्ड टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे फंक्शन हम बात करेंगे, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करेंगे, पहला ब्लड, ब्लड होता है, ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का काम करना। लिम्फ का काम होता है, ठीक है। फंक्शन लिम्फ क्या होता है, फंक्शन इसका इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। लिम्फ मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में क्या करती है, इम्यूनिटी देती है और फ्लूइड को बैलेंस करके रखती है। तो ये हमारा क्या हो गया, टिश्यू। अगला हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू, क्या है भाई साहब, टिश्यू ही चल रहा है। अगला हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, जो टिश्यू मूवमेंट करने के लिए एलिजिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे स्केलेटल मसल्स, ठीक है, दूसरा इथमोस मसल, तीसरा कार्डियक मसल्स, यहाँ पे ये टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम इसकी बात करें प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टी दी हुई हैं, ये आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की हम बात करेंगे, तो हमने यहाँ पे बता दिया तीन टाइप से टाइप्स होते हैं। पहला तो ये यही टाइप्स होते हैं जो कि ये पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि लॉन्ग साइलेंड्रिक पाई जाती, लॉन्ग साइलेंड्रिक एंड स्ट्रेटेड्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्ट्रक्चर इस तरह से पाए जाते हैं। लोकेशन की हम बात करेंगे अटैच टू बोन, ये बोन में पाए जाते हैं। कंट्रोल की हम बात करेंगे, वॉल्यूंट्रिक कंट्रोल करके फंक्शन बॉडी मूवमेंट का काम करती है। कार्डियक मसल्स स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ब्रांचेस में पाई जाती हैं, ठीक है, स्ट्रेट में पाए जाते हैं, सिंगल
न्यूक्लियस में पाई जाती हैं, ये सारे हैं। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है। कंट्रोल होता है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल करके रखता है। फंक्शन मीन्स पंपिंग ऑफ ब्लड, ये याद रखेंगे, ठीक है। स्मूथ मसल्स स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, स्पाइंडली शेप्ड होती है, जो कि नॉन स्टेरॉइड्स होती है। लोकेशन की हम बात करें, बॉल्स ऑफ द स्टमक, ये स्ट्रेट में सीधा नहीं होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स, ईटीसी जगह पाए जाते हैं। कंट्रोल करते हैं, इनवॉल्यूंटरी होती है, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी होती है। फंक्शन की हम बात करें, मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन्स ऑर्गन्स, ठीक है। इंटेस्टाइन्स ऑर्गन्स को क्या करती है? मूवमेंट करती है। नर्वस टिश्यू क्या कहलाती है? नर्वस टिश्यू कौन सी टिश्यू है वो देखेंगे। देखिए डेफिनेशन, टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। जो टिश्यू क्या करती है? कंट्रोल करती है और कम्युनिकेशन करती है, हम उसे क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन्स है, दैट मीन्स न्यूरॉन्स ही नर्वस टिश्यू कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कॉन्टेक्ट विथ अदर सेल्स, ये क्या होता है? कॉन्टेक्ट विथ अदर सेल्स। इसको हम, जो यहाँ से एक लाइन होती है, हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक सेंटर पाया जाता है, जिस सेंटर को, जो यहाँ पे एक डॉट होता है, इस डॉट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस की जो आजू बाजू में लेयर की, जो यहाँ पे इस तरह से लेयर्स होते हैं, जैसे सपोज ए, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। वो क्या है? सेल बॉडी है। और ये जो हमारे क्या है ना, कि इस तरह से दे दिए हैं, तो ये क्या है? हमारे न्यूरॉन्स हैं। क्या है? न्यूरॉन्स है। ये क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन्स कहलाते हैं, इतना याद रखना है। अब देखिए इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स में हम बात करेंगे, न्यूरॉन्स पाया जाता है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। कंडक्ट नर्व इम्पल्स को काम कराता है। पार्ट की हम बात करें, इसमें पार्ट तीन टाइप से पार्ट होते हैं। सेल बॉडी होता है, और डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं। तीन चीज पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर में देखा है। न्यूरोगोल लिया पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल। ये क्या होते हैं? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं, किसको? न्यूरॉन्स को। लोकेशन की हम बात करें, तो ये ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इनके फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन इसका होता है रिसीव स्टिमुली। ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं स्टिमुलिटी को, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, यानी इम्पल्स ट्रांसमिशन करते हैं, इम्पल्स जो हमारे शरीर में जनरेट होती है उसकी। कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज को शो कराती है, मेंटेन कोऑर्डिनेशन करके रखती है। समरी टेबल हम बात करेंगे क्विक रिवीजन के लिए, कि ये हमारे कहते क्या है? टिश्यू क्या है? टिश्यू के मेन पार्ट क्या है? ये क्या है? टेबल है, ठीक है। इस टेबल को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, सेक्रेशन करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? सपोर्ट करती है, बाइंडिंग करती है। मस्कुलर टिश्यू क्या करती है? मूवमेंट के लिए काम करती है। नर्वस टिश्यू क्या कहलाता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट काम करती है। इसे आप याद रखेंगे तो टिश्यू के सारे डेफिनेशन एंड फंक्शन बन जाएंगे। अब अगला है हमारे पास क्या? क्विक रिवीजन, ठीक है। क्विक रिवीजन क्या है? कैसे हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। यदि बात करें हम कि फोर लेयर ऑफ टिश्यू, लेयर के कितने, टिश्यू के कितने लेयर होते हैं? चार लेयर होते हैं, यानी दैट मीन्स फोर टार। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर। ये क्या होता है? एवेस्कुलर होता है, ठीक है। टेंडन की बात हम करेंगे, मसल्स टू बोन में पाया जाता है। लिगामेंट की हम बात करें, बोन टू बोन से कनेक्ट होता है। स्केलेटल मसल्स की हम बात करते हैं, वॉल्यूंटरी होता है। और कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स की हम बात करें, इनवॉल्यूंटरी होता है। न्यूरॉन्स की हम बात करें, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम का काम करती हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखना है। एग्जाम में आपको इस पॉइंट को याद रखेंगे तभी। अगला है यूनिट 2, यानी यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में हम बात करेंगे इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम दैट मीन्स होता क्या है, यह हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, इसमें विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इंटीग्रोमेट्री सिस्टम होता क्या है और इसका डेफिनेशन है क्या। तो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड्स एंड सबक्वेंस, दैट मीन्स ऑयल्स ग्लैंड्स। सब एस्योल्स मीन्स ऑयल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। ये सब इंक्लूड होता है किसमें? इंकोगोमेट्री सिस्टम में, ठीक है। ये सब होता है। फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के क्या करते हैं? क्या होते हैं? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं, ठीक है। यानी हमें
हमारे शरीर को बाहर से सुरक्षा करते हैं, कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम। अब चलिए हम बात करते हैं जो पहला है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन किसे कहते हैं, यानी चमड़ी है क्या। तो द स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, इट हैज थ्री मेन लेयर। यानी स्किन क्या है, पहली पॉइंट में याद रखेंगे कि द स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, यानी स्किन जो है हमारा सबसे ऑर्गन है किसका, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। स्किन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ स्किन, ठीक है। ये हमारा स्किन है, यहाँ से एक हेयर निकला होता है जो कि नीचे जड़ से होता है, यहाँ से ऊपरी जड़ से होता है, यहाँ से होता है। यहाँ पे पहला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। पहले लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। दूसरे लेयर को हम बोलते हैं डर्मिस और तीसरे लेयर को बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज, दैट मीन्स फैट जिसको बोलते हैं। ये जो हमारा पार्ट पहला है ना, यहाँ तक इसे हम बोलते हैं डर्मिस, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं, सॉरी एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसके इसके बीच जो यहाँ से यहाँ तक का होता है ए, इसे हम बोलते हैं डर्मिस, ना याद रखना। और यहाँ से नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज कहलाता है, जिसे हम फैट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्या होता है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड होता है, और यहाँ पे एक हेयर लगा होता है। इस स्किन में क्या होता है, एक हेयर होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। आप बना लेंगे, एग्जाम में आता है तो। स्किन के थ्री लेयर्स होते हैं। पहला तो होता है डर्मिस, पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस, और तीसरा होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को ये हम सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। और इस सबक्यूटेनियस लेयर में यदि हम बात करते हैं फैट पाया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला पार्ट होता है डर्मिस। डर्मिस में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, किसके स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है क्या, एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है आउटर लेयर होता है। ये क्या होता है, आउटर लेयर होता है, मेड ऑफ केराटिनलाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सिक्वेनस एपिथेलियल टिश्यू। ये बने किसके होते हैं, केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मतलब एक केराटिन प्रोटीन होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एक टिश्यू का पार्ट होता है जो बने होते हैं, ठीक है। ये वेस्कुलर होते हैं, इसमें नो ब्लड होता है, और इसमें नो ब्लड वेसल्स, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, जिसको हम एवेस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेल मेनली कॉल्ड सेल मेनली कॉल्ड केराटिनोसाइट्स। जो सेल्स होता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से बोल सकते हैं केराटिनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, केराटिनोसाइट्स जो सेल होते हैं। यदि हम बात करते हैं कि लेयर ऑफ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के लेयर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल टू डीप, दूसरा नाम आता है क्या, सुपरफिशियल टू डीप्स। इसमें हम लेयर की बात करते हैं एपिडर्मिस की लेयर में, तो इसमें कितने लेयर होते हैं। पहला होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है, जो कि ओनली इन थिक स्किन होती है, जो कि पाम्स एंड सोल पाए जाते हैं, ठीक। स्टेनम ग्रेनुलोसम, ठीक है। स्टेनम स्पाइनेसम एंड स्टेनम बेसेल्स, दैट मीन्स हम इसको बोलते हैं जर्मिनोटिब्यूम्स। क्या बोलते हैं भाई साहब, जर्मिनोटिब्यूम्स। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सभी में कॉमन रहेगा। सिर्फ 5 टाइप्स होते हैं, इसे आप रखेंगे याद, इन्हें रखेंगे, इन्हें रखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जो यानी हमारे लेयर होते हैं एपिडर्मिस। इसमें 5 पार्ट होते हैं, ठीक है, 5 पार्ट के, जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट बने होते हैं। यहाँ पे इस तरह से इतना याद रखना है। तो ये क्या है, उसके पार्ट हैं। अब स्पेशल सेल, स्पेशियल सेल क्या होते हैं, डर्मिस की हम बात करेंगे, इसी में एपिडर्मिस की बात हो रही है। मेलानोसाइट्स, जो मेलानोसाइट्स होता है, मेलानोसाइट्स पाए जाते हैं स्पेशल सेल्स जो हमारे शरीर में, ये स्किन कलर के लिए होते हैं। मेलोनील जिसको हम बोलते हैं, मेनोनील, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस मेलानिन, प्रोड्यूस मेलानिन मतलब स्किन कलर, ठीक है। लैंग्रैहन सेल्स मीन्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को प्रदान करते हैं। मार्केल मार्कल सेल क्या करता है, हमारे स्किन में टच सेंसेशन को काम करता है। अब हम बात करेंगे डर्मिस। डर्मिस क्या है,
डर्मिस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि थिक मिडिल लेयर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये क्या होता है, मिडिल लेयर में पाया जाता है, जो कि डर्मिस यहाँ पे है मिडिल लेयर। ठीक है, मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये बने किसके होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, याद रखना है। इसमें कंसिस्ट, ये किससे बने होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है, नर्व सेल होता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और सब एसियस ग्लैंड्स होती है, सब एसियस ग्लैंड्स पाई जाती है, एसियस ग्लैंड्स पाई जाती है, याद रखेंगे, इसे एसियस ग्लैंड भी कह सकते हैं। टू लेयर होते हैं डर्मिस में। ठीक है, टू लेयर होते हैं डर्मिस में। पहला होता है पिपेलियरी लेयर, जिसको हम बोलते हैं अपर लेयर। दूसरा होता है रेटिकुलर लेयर, जिसको हम बोलते हैं डिपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिपर बोलते हैं। इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, ये भी याद रखना है। डर्मिस का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और इलास्टिसिटी को लचीला बनाता है। ठीक है, न्यूट्रिस एपिडर्मिस पाया जाता है इसमें। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं डर्मी एपिडर्मिस के। ठीक है, कहने का मतलब न्यूट्रिस, दैट मीन्स जो एपिडर्मिस होता है उसका इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, इसी से वो बन पाता है। ठीक है, हाइपोडर्मिस जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, मेड ऑफ एडिपोस एंड एरियोलर टिश्यू के नाम इससे बने होते हैं, किससे, एडिपोस टिश्यू से बने होते हैं, एरियोलर टिश्यू से बने होते हैं। कनेक्ट स्किन टू अंडरलाइनिंग मसल्स, ये क्या करते हैं, अंडरलाइनिंग ही अंडर लाइंग के साथ साथ कनेक्ट होते हैं, स्किन टू अंडर लाइंग मसल्स में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फंक्शन की हम बात करें तो ये काम करते हैं, फैट स्टोरेज करते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोर करता है। ठीक है, इंसोल्यूशन का निर्माण करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, एसेसरीज स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, मतलब एसेसरीज मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट वाले, स्किन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं उसके, स्किन से एसेसरीज कौन सी बनती है। तो पहला तो होता है हेयर, पहला क्या होता है, हेयर। दूसरा होता है नेल, तीसरा होता है स्वेट ग्लैंड्स, और बहुत सारे हैं वो हम बताएंगे। चौथा होता है सब एसियस ग्लैंड्स, क्या होता है, सब एसियस ग्लैंड होता है। तो सबसे पहले हम हेयर के बारे में बात करेंगे। हेयर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट स्केल्प होते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जहां भी हेयर होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। प्रोवाइड सेंसरी फंक्शन, ये हमारे प्रोवाइड कराता है किसको, सेंसरी फंक्शन को। नेल की हम बात करें तो प्रोटेक्ट टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड टॉयज, यानी जो हमारा फिंगर्स होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, उंगलियों को जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम टिप्स बोलते हैं। ठीक है, फिंगर टिप्स है, यानी जो भी उसको क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। स्वेट ग्लैंड क्या काम होता है, दो लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, स्क्राइन ग्लैंड्स क्या पाए जाते हैं, एक क्राइन ग्लैंड्स और दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड्स है। एक क्राइन ग्लैंड्स और एपोक्राइन ग्लैंड्स, क्राइन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, थर्मो रेगुलेशन का काम होता है। ठीक है, अब हम पूरे बताएंगे कि थर्मो रेगुलेशन है क्या, ये नेक्स्ट वीडियो में डला हुआ है, अब ये मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, एपोक्राइन ग्लैंड क्या कहलाती है, फाउंड इन द एक्जिला ग्रोइन का काम करती है। ठीक है, सब एक्रियस ग्लैंड्स क्या कहलाती है, प्रोड्यूस करती है सेबम, दैट मीन्स ऑयल का प्रोड्यूस करती है, और यह लुब्रिकेट स्किन एंड हेयर को, ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो स्किन होता है यदि आप स्किन में, सॉरी, स्किन में तेल ना लगाए तो ये ऑटोमेटिक ऑयल को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, बढ़ाता है, ऑटोमेटिक ऑयल से निकलने लगता है। हेयर में ऑयल ना लगाओ तो ऑटोमेटिक हेयर ऑयली हो जाते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन के फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। पहला तो काम होता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है, सुरक्षा का काम कैसे करता है भाई साहब, प्रोटेक्ट अगेंस्ट काम करता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में, जैसे किसी भी ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटर ना हो। ठीक है, यूवी रेडिएशन, ठीक है, फिजिकल इंजरी और वाटर लॉस, यानी वाटर लॉस ना हो, ये सारा प्रोटेक्ट करता है। कौन सा, फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन के ये फंक्शन होते हैं प्रोटेक्शन का। दूसरा चीज काम आती है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जैसे स्वेटिंग, ठीक है, वेसोडाइलेशन, जैसे मीन्स हीट लॉस। ठीक है, ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन, दैट मीन्स हीट कंसर्वेशन,
हीट क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, उसमें सेंसेशन का भी काम करती है। स्किन के फंक्शन है, स्किन का काम क्या होता है, सेंसेशन। यदि आप कोई टच करे तो आपको एहसास होता है। तो कंटेंट रिसेप्टर फार, इसमें कौन कौन से कंटेंट रिसेप्टर होते हैं, टच होता है, पेन होता है, प्रेशर होता है और टेम्परेचर होते हैं। ये सारे सेंसेशन में इंक्लूड होते हैं, याद रखना है। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मतलब कुछ भी चीज़ बाहर निकालना, रिमूव करना है। रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी क्या है, स्मॉल अमाउंट में रिमूव करते हैं, जैसे पसीना के माध्यम से यूरिया निकलता है, सॉल्ट निकलता है, वाटर निकलता है, ये एक्सक्रेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे पसीना होता है तो ये चीज़ आपको निकलती हैं, बाहर करती हैं। ठीक है, विटामिन डी के सिंथेसिस करता है। यदि यूवी रे हेल्प कन्वर्ट प्रकर्सर इनटू विटामिन डी, यदि आप धूप में है तो उससे आपको विटामिन डी मिलती है, उसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, विटामिन डी का एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इम्यून डिफेंस का काम ही करता है। किसका काम करता है, इम्यून डिफेंस का काम करता है। इम्यून डिफेंस क्या कहलाता है, एक्ट एज ए फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बैरियर कहलाता है। क्या है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बैरियर कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे लेयर ऑफ स्किन, स्किन के कितने लेयर होते हैं, थिक स्किन और थिन स्किन। ठीक है, थिक और थिन तो ये जानते होंगे, पतला मोटा होता है। पाम्स एंड सोल्स होते हैं, नो हेयर्स होते हैं। थिक एपिडर्मिस होता है और थिन में होता है रेस्ट ऑफ बॉडी और कंटेन हेयर। इसमें क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या होते हैं, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन्स है। ठीक है, 3 लेयर्स की स्किन बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, एवेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, मेलामाइन गिव स्किन कलर, जो मेनामाइन होता है वो क्या करता है, स्किन में कलर देता है। स्वेट ग्लैंड हेल्प इन द टेम्परेचर कंट्रोल, जो स्वेट ग्लैंड होता है क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। सब एसियस ग्लैंड्स क्या करता है, प्रोड्यूस ऑयल को करता है, यानी ऑयल, ऑयल यानी तेल, यानी सेबम मीन्स ऑयल होता है। स्किन हेल्प इन विटामिन डी सिंथेसिस, स्किन क्या करती है हमारी, विटामिन डी की सिंथेसिस करती है फ्रॉम सनलाइट, कहाँ से, सनलाइट के माध्यम से। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा है यूनिटी का दूसरा पार्ट, स्केलेटल सिस्टम एंड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम जानेंगे कि स्केलेटल सिस्टम है क्या, इसके बाद हम देखेंगे स्केलेटल मसल्स क्या है। स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 में हम बात करेंगे, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे। तो द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मेड ऑफ अ बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। यानी जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है ये क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, एक ढांचा होता है हमारी बॉडी का, जो कि बना किससे होता है, हड्डियों से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, लिगामेंट से बना होता है, यानी जॉइंट से मिलकर के बना होता है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 206 बोन, यानी जो स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में हड्डी, यानी हमारे एडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स टोटल पाई जाती हैं, 206 बोन्स आती हैं, 206, क्या 206। यदि हम बात करें कि स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम क्या होता है, तो स्केलेटल सिस्टम के ए डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये वाली जो है ये रिब्स कहलाती हैं। ठीक है, ये बोन आता है, स्कल, स्कल की खोपड़ी कहलाती है, खोपड़ी बोन्स। ये हाथ में जो रेडियस अल्ला पाए जाते हैं, ये बोन आपका। ठीक है, पैल्विक, ये पैल्विक वाला बोन होता है। ठीक है, ये क्या है, शोल्डर वाले बोन होते हैं। ये जो हमारा ये है ना, शोल्डर बोन कहलाता है। ये सबसे बड़ी हड्डी फीमर पाई जाती है। ठीक है, पेविया और टिबिया पाई जाती है पैरों में। ये सारे क्या है, स्केलेटल बोन्स हैं। क्या है, स्केलेटल बोन्स हैं। अब हम बात करेंगे डिवाइडेड ऑफ स्केलेटल बोन। डिवीजन दैट मीन्स डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट स्केलेटल बोन। पहला पार्ट होता है एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स पाए जाते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में क्या पाए जाते हैं, 126 बोन पाए जाते हैं, इतना याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक्सियल बोन होता है, फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी इंक्लूड, इसमें सेंट्रल एक्सिस वाले पार्ट होते हैं, जैसे स्कल हो गया, वर्टिब्रा हो गया, रिब्स हो गया और स्टर्नम हो गया। यानी ये वाली खोपड़ी से लेकर के यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं ना, ये डार्क सर्कल कलर में, यहाँ से यहाँ तक, इन बोन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बोन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बोन दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से ए दिख रहा है, ए, और सेम पार्ट एज यहाँ दिख रहा है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोन बोलते हैं, सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि अपेंडिकुलर और एक्सियल में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो इसमें दिख रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटल कहलाता है।
अब देखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं एक्सियल बोन के, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन की सुरक्षा करता है, स्पाइनल कार्ड की सुरक्षा करता है, एंड थोरेसिस ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए सुरक्षा करता है। सपोर्ट ऑफ द हेड एंड ट्रंक, ये हमारे सपोर्ट करता है हेड एंड ट्रंक के लिए, ठीक है। एपेंडिकुलर बोन क्या करता है, इतना याद रखना है कि एपेंडिकुलर बोन में होता ये चीज है कि एपेंडिकुलर बोन हम लिम्स एंड गर्डल्स क्या होते हैं, लिम्स से बने होते हैं, गर्डल से बने होते हैं। इसमें इंक्लूड होता है पिक्टोरल, जिसको हम बोलते हैं सोडल गर्डर, पेक्टोरल को ही हम बोलते हैं सोडल गर्डर, याद रहे। अपर लिम्स मीन्स ऊपर वाला पोजीशन, पेल्विक गर्डल क्या कहलाता है, ए वाला पार्ट पेल्विक गर्डर कहलाता है, ए वाला पार्ट शोल्डर गर्डर कहलाता है, ठीक है। लोअर लिम, लोअर मतलब नीचे की ओर, अपर यानी ऊपर की ओर, ये इतने पार्ट्स होते हैं, इतने याद रखना है इसमें, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन इसका ये होता है कि मूवमेंट करता है, पहला काम मूवमेंट करना, पहला काम मूवमेंट, दूसरा अटैचमेंट्स ऑफ ऑल मसल्स, ये सभी मसल्स क्या होते हैं अटैचमेंट करते हैं, और मसल्स के साथ अटैचमेंट रहते हैं। टाइप ऑफ बोन, कितने टाइप से बोन होते हैं वो हम बताएंगे। बेस्ड ऑन शेप, शेप के आकार से बोन की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला होता है टाइप, दो एग्जाम्पल और फंक्शन। जैसे हम लॉन्ग बोन की बात करें तो ए वाला लॉन्ग बोन है, इसको फीमर बोलते हैं और इसको ह्यूमेरस बोलते हैं। हाथ में ह्यूमेरस और पैर में फीमर पाया जाता है, ये मूवमेंट का काम करता है। शॉर्ट बोन की बात करें कार्पल्स और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटीज, ठीक है। फ्लैट बोन्स में स्कल्स आ जाते हैं, रिब्स आ जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये रेगुलर बोन्स में आ जाते हैं, वर्टिब्रा आ जाती है जो कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का काम करती है। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 3, यूनिट 3 में है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं और ब्लड्स क्या होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा यूनिट 1, यूनिट 1 में कितने टॉपिक्स हैं वो कवर किया, यूनिट 2 पढ़ा उसमें कितने टॉपिक्स हैं उसको भी कवर किया। अब हम बात करेंगे यूनिट 3, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यूनिट 3 की बात करते हैं, बॉडी फ्लूइड क्या है, बॉडी फ्लूइड किसे कहते हैं। बॉडी फ्लूइड्स आर द लिक्विड प्रेजेंट inside the body that help in maintain homeostatic and adult body contains about 60% water। कहने का मतलब यह है कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, और ये हमारे शरीर में हेल्प करता है, किसका हेल्प करता है, मेंटेन करके रखता है किसको, हेमियोस्टैटिक्स को, हेमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। और हमारे एडल्ट कंटेंट अबाउट कितना होता है, लगभग लगभग एडल्ट बॉडी में जो कंटेंट होता है लगभग लगभग 60% वाटर पाया जाता है, जिसको हम बॉडी फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये देखिए हर जगह बॉडी फ्लूइड पाया जाता हो, ठीक है। ब्रेन में इतने परसेंट है, ठीक है, लंग्स में इतने परसेंट है, लीवर में इतने परसेंट है, ब्लड में इतने परसेंट है, और स्किन में इतने परसेंट है, और मसल्स में इतने परसेंट है, किडनी में इतने परसेंट है। सारे की परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है, ये बॉडी फ्लूइड्स है, क्या है, सारा बॉडी फ्लूइड्स है। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या कहलाता है, आईसीएफ, दैट मीन्स हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड दो टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड। इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड क्या कहलाता है, जिसको हम आईसीएफ के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इनसाइड सेल, ये किसके अंदर होता है, सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अबाउट 2/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इसमें 2/3 टोटल बॉडी फ्लूइड्स पाया जाता है, किसमें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। जो हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको हम सीएफ के नाम से जानते हैं, इसमें प्रेजेंट आउटसाइड सेल होता है। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, इंट्रा मतलब अंदर साइड, इधर देखिएगा अंदर साइड, इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा मतलब आउटर। प्रेजेंट्स आउटसाइड सेल, ये किधर पाया जाता है, आउटसाइड सेल के बाहर पाया जाता है। इसमें 1/3 का टोटल बॉडी फ्लूइड्स पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं इंटरस्टिटियल्स फ्लूइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंटरस्टिटियल्स फ्लूइड पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स पाए जाते हैं। सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में। यदि हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का फंक्शन क्या है, तो बॉडी फ्लूइड का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। रिमूव वाटर प्रोड्यूस, रिमूव वाटर प्रोड्यूस, ठीक है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर्स, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस एंड मेंटेन पीएच बैलेंस, ये सारा क्या बॉडी फ्लूइड मेंटेन करके रखता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लड क्या है।
ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड है क्या, ठीक है। ब्लड डेफिनेशन हम सबसे पहले ब्लड की देखते हैं। तो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ब्लड क्या होते हैं, एक स्पेसिफाई कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड किस, जो ब्लड किससे बना होता है, ब्लड पूछे कि ब्लड कहाँ से बना होता है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसमें कंपोज्ड होता है ऑफ सेल सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, ठीक है। एवरेज एडल्ट ब्लड वैल्यू, यानी एक नॉर्मल जो आदमी होता है उसमें कितना ब्लड होता है, ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है। फीमेल में 4 से 5 लीटर पाए जाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड में क्या क्या मिला होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड कंपोजिशन। यहाँ पे है प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा 55% मिला होता है। सबसे पहले एक हम शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड होता है, ब्लड में क्या क्या मिला होता है, प्लाज्मा 55% मिला होता है, और एलिमेंट्स जो मिला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटल्स बोलते हैं, वो कितने परसेंट होता है, 45% होता है। एलिमेंट में क्या होता है, ब्लड कार्पोस्कल्स पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और जो कार्पस्कल्स पाए जाते हैं, ये रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, यानी इसे ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। तो इसमें आरबीसी पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स, और इसमें डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी दो टाइप से होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स, पहला होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। जो ग्रेनुलोसाइट होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, बेसोफिल्स पाया जाता है, इसिनोफिल पाया जाता है, और एग्रेनुलोसाइट्स में क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये पाए जाते हैं। इस बेसिक चीज को याद रखिएगा, इतना होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या होता है, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है। ये क्या होता है, फ्लूइड से होता है, जो कि हमारे शरीर में 90 से 92% वाटर रहता है इसमें, प्लाज्मा में, ठीक है। कंटेंट क्या क्या होता है, प्रोटीन में प्रोटीन कंटेंट होता है, लाइक एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड होता है, हार्मोन्स इंक्लूड होता है, और न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होता है इसके अंदर, ठीक है। ये सारे चीज पाए जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि फ्रॉम एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट्स कितने परसेंट होता है, आपने यहाँ पे देखा 45%। एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, आरबीसी दैट मीन्स एरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कंटेन हीमोग्लोबिन को करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का काम करता है, और इसके जो टाइप ए हैं, न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं, बायोफिल्स होते हैं, जो आपने यहाँ पे नीचे पे देखे वही सारे होते हैं। अब हमारे पास अगला जो पार्ट सी होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं भाई साहब, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, ब्लड को थक्का जमाने में काम करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये गैस ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हमारे शरीर में गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कुछ एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्शन दैट मीन्स इम्यूनिटी एंड क्लोटीन को प्रोटेक्शन देता है। हेमोपोइसिस क्या है भाई साहब, हेमोपोइसिस का दूसरा नाम हेमेटोपोइसिस है। क्या है, हेमेटोपोइसिस है। अब देखिए हेमेटोपोइसिस होता क्या है, या फिर हेमोपोइसिस है क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल से बनते हैं। और साइड कहाँ पाए जाते हैं, इन फेटस, लीवर एंड स्प्लेन, लीवर एंड स्प्लेन। इन एडल्ट्स में हम बात करें, रेड बोन मैरो बनता है, ठीक है। ऑल ब्लड सेल अराइज फ्रॉम हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं अराइज कहाँ से होते हैं, हेमोटोपोइसिस स्टेम सेल से होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, या फिर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यदि हम बात करें तो हीमोग्लोबिन कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। बीटा वन, बीटा टू, अल्फा वन, अल्फा टू, और जो इस तरह से दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं हमारे इसमें, इसको हम बोलते हैं क्या,
हीमो क्या बोलते हैं, हीमो हीम क्या बोलते हैं, हीम हीमो ग्रुप, ये क्या होता है, हीमो ग्रुप होता है। और इधर क्या है, ग्लोबिन। ये जो हमारी ये लाइन से दिख रही है ना, ए लाइन, ये जो भी दिख रही है, ये क्या है, ग्लोबिन है। तो स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। इनका मेन यूज क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक है, मोड आप मेड आप ये बने किससे होते हैं, हीमे होता है, हीमे कंटेन इन, हीमे मतलब होता है आयरन, हीमे मतलब क्या होता है, आयरन, आयरन मीन्स लोहा होता है। ग्लोबिन यानी होता है प्रोटीन पार्ट, किसका पार्ट होता है, ये प्रोटीन का। तो इसलिए हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। प्रोसेस यहाँ पे है आयरन कंबाइंड विद द प्रोटो, यहाँ पे क्या है, आयरन कंबाइंड विद द प्रोटोपोरफेरिन, प्रोटोपोरफेरिन दैट मीन्स हीमी। ठीक है, हीमो कंबाइन विथ ग्लोबिन दैट मीन्स हीमोग्लोबिन, दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। आयरन एंड विटामिन बी 12 आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन। जो आयरन है कहाँ से बनता है, विटामिन 12 से बनता है। अब एनीमिया क्या है भाई साहब, एनीमिया, एनीमिया डेफिनेशन, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल और आरबीसी काउंट, यानी हमारे शरीर में ब्लड, यानी आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन की, या फिर कहें तो सीधा ब्लड ब्लड की कमी हो जाए तो एक बीमारी बनती है जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप से होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, अप्लास्टिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया, चार टाइप से होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको कैसा महसूस होगा, दिखाई लक्षण क्या दिखाई देते हैं, वो सिम्टम्स कहलाता है। ठीक है, फैटिग होगा, फेल स्किन होगा, वीकनेस महसूस होगा और ब्रीथलेसनेस होगी। ठीक है, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, यानी कैसे ब्लड कोआगुलेशन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, डेफिनेशन की हम बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कहने का मतलब ये है कि एक क्लॉट, क्लॉट मतलब जमना, फॉर्मेशन टू स्टॉप ब्लीडिंग, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन, कोआगुलेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेप ऑफ क्लॉटिंग, कैसे क्लॉटिंग बनता है। ठीक है, जैसे पहला वेस्कुलर स्पम्प्स आ जाते हैं हमारे बॉडी में, तो वहां से क्लॉटिंग होने लगती है। प्लेटलेस प्लगिंग फॉर्मेशन होता है, फिर क्लॉटिंग होगी। कोआगुलेशन दैट मीन्स क्लॉटिंग होगा तब क्लॉटिंग होगी। क्लॉटिंग पैथवे क्या होता है भाई साहब, ठीक है, क्लॉटिंग पैथवे दो टाइप से पैथवे होता है, इंट्रिंसिक पैथवे और दूसरा एक्सट्रिंसिक पैथवे, एक्सट्रिंसिक पैथवे। ठीक है, बोथ लीड टू, जो होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोथ्रोम्बिन, और फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन बनाता है, और जो फाइब्रिन है यही क्लॉट फॉर्मेशन बना देती है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग, शरीर में ब्लड का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की जरूरी है, जब तक विटामिन के नहीं रहेगा जब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप कितने टाइप से होता है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन आरबीसी सरफेस, तीन टाइप से होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी ओ, ठीक है, कितने टाइप से होता है, तीन टाइप से। किससे बनता है ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ओ, लेकिन जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो मोस्टली चार टाइप से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल आपके सामने दिखाई दे रही होगी। ठीक है, टेबल ये दिख रही है, ये टेबल है। अब देखिए इस टेबल में होता क्या है, देखिए ग्रुप की बात हम करें, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ। एंटीजन ए के लिए ए होता है, एंटीबॉडी कौन सी, बी होगा। बी के लिए एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होगा। ए बी के लिए इसमें एंटीजन ए एंड बी होगी लेकिन एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। ओ के लिए इसमें ना ही ए बी ना ही सी कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है, इतना याद रखना है, एक शॉर्ट फार्मूला है, याद रखना। यूनिवर्सल डोनर एंड रिसिपिएंट्स कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ, जो ओ होता है हमेशा दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी, कोई भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो एनादर एंटीजन सिस्टम आरएच फैक्टर ही कहलाता है। ठीक है, एनादर एंटीजन सिस्टम को ही हम आर एच एंटीजन कहते हैं, आर एच पॉजिटिव। ठीक है, जो कि एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है हम उसे आर एच नेगेटिव कहते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में चेक किया जाता है। आर एच incompatibility many causes
हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू वर्ल्ड। ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसका डेफिनेशन। ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर टू रिसेप्शन। ब्लड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर, डोनर के द्वारा दिया जाता है किसको? रिसिपेंट्स, मतलब जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम इसे दिया जाता है, यदि कभी कभी चाहिए ना ब्लड, जिसका उस टाइम चाहिए होता है। सेवरल ब्लड लॉस, यानी ब्लड कमी हो जाती है फिर देते हैं। ठीक है, सेवरल एनीमिया या फिर एनीमिया की कंडीशन हो तब। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी से होने वाले रोग या ब्लड से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं? एनीमिया है, ठीक है, ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, ठीक है, हेमोफीलिया है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है जो कि लो प्लेटलेट्स हो जाती है तब, और पॉलीसाइथेमिया है, हाई आरबीसी काउंट होती है तब इसे पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ठीक है, रेटिकुलो एंडोप्लाज्मिक सिस्टम क्या है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या है भाई साहब? रेटी याद रखिएगा पढ़ने के लिए। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या है, जिसे हम RES कहते हैं। क्या बोलते हैं? RES। इसका डेफिनेशन, नेटवर्क ऑफ network of phagocytes cells that destroy old RBC and pathogens। कहने का मतलब ये है कि इसका डेफिनेशन है, नेटवर्क ऑफ phagocyte cells that destroy old RBC and pathogens। दैट मीन्स कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, स्प्लीन होता है, लीवर होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, बोन मैरू होता है। फंक्शन की हम बात करें, रिमूव ऑफ ओल्ड आरबीसी, इसका मतलब क्या होता है? रिमूव करता है जो पुराना आरबीसी होती है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, या डिफेंस करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। आयरन रिसाइकलिंग की प्रोसेस करती है। ठीक है, क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या होता है तो याद रखिएगा, बॉडी में वाटर कितना होता है? 60% होता है। ठीक है, ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड 2/3 और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1/3 बॉडी पाए जाते हैं। ब्लड बराबर क्या होता है? याद रखिएगा कि प्लाज्मा प्लस एलिमेंट्स मिला करके क्या बनते हैं? ब्लड बनते हैं। हेमोपोइसिस क्या होता है? अकर्स इन द बोन मैरो, कहाँ पाई जाती है? बोन मैरो में हेमोपोइसिस पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में रिक्वायर्ड आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन की जरूरी होती है। विटामिन के नीडेड फॉर क्लोटिंग, विटामिन के किसके लिए काम करते हैं? क्लोटिंग के लिए। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? वो होता है RS फैक्टर। इंपॉर्टेंस इन प्रेगनेंसी, RS फैक्टर किसके लिए इंपॉर्टेंस दिया जाता है? RS फैक्टर कब होता है? प्रेगनेंसी के दौरान RS फैक्टर का पाया जाता है। आर यस, REA मस्त मतलब होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है जो कि रिमूवल ऑफ ओल्ड ब्लड, ओल्ड आरबीसी, ये क्या करती है? ओल्ड आरबीसी को रिमूव करती है। कितना याद रखेंगे। अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम पे आते हैं, सेकंड टॉपिक है इसिमिक। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे तो द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ lymphatic vessels and lymphoid organs that help in the maintaining fluid balance, immunity, absorption of fat। कहने का मतलब कि लिम्फेटिक सिस्टम वो प्रोसेस होती है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे lymphatic vessels and lymphoids organs that help in the maintain fluid balance। ये क्या करते हैं? जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, अभी हमने ब्लड पढ़ाना है, ये मेंटेन करते हैं किसको? फ्लूइड बैलेंस को। ठीक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं फैट का। यदि आपके शरीर में फैट है तो उसको एब्जॉर्प्शन कर देंगे। इफ वर्क क्लोजली विद द इम्यून एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किस पे काम करते हैं? इम्यून सिस्टम पे एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कंपोनेंट्स क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में? लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं और लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि लिम्फ है क्या। लिम्फ का डेफिनेशन देखेंगे, लिम्फ इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ एक क्या है? क्लियर कलरलेस फ्लूइड्स है, फॉर्म टू इंटरस्टिटियल्स फ्लूइड्स। क्या बना लेता है? इंटरस्टिटियल्स फ्लूइड बनाता है। इसमें जो लिम्फ के इंक्लूड क्या होता है? लिम्फ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वाटर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ये लिम्फ के कंपोनेंट्स हैं, याद रखेंगे। अब देखिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, तो लिम्फेटिक सिस्टम ये देखिए टॉन्सिल क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब हमारे
थाइमस ग्लैंड्स है, ठीक है, लिम्फोइड्स नोड्स है, स्प्लेन, लिम्स नोड्स और बोन मैरो, ये सब किसके अंदर आते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम के आते हैं। आप डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से रीड करेंगे। और इसमें सॉल्ट्स होता है, फैट ड्रॉपलेट्स इन द इंटेस्टाइनल लिम्फ, दैट मीन्स क्या होता है कि फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स करता है। फंक्शन की हम बात करें तो रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, ये क्या करता है? टिश्यू फ्लूइड को हम ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है जो बॉडी एब्जॉर्ब की है फैट को। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ये हमारे शरीर को क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं वो जानेंगे। देखिए, लिम्फेटिक वेसल्स वो वेसल्स होते हैं जो कि थिन बॉल वेसल्स होते हैं, थिन टाइप से थिन बॉल वेसल्स देखते हैं, सिमिलर टू वेन, उस तरह से होते हैं, वेन के जैसे सिमिलर होते हैं, लेकिन कंटेंट वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो, इसमें जो वॉल्व होता है बैक फ्लो को क्या करते हैं? प्रिवेंट करके। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, ये क्या है? बॉल्व पाए जाते हैं, ये क्या है? बॉल्व है, ये हमारे क्या है? बॉल्व है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पे है जो कि ओवर लेपिंग हो रहा है, जो कि एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं और डायरेक्शनल होता है ऑफ लिम्फ फ्लो। ये क्या होता है? डायरेक्शनल देता है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है डायरेक्शनल दे रहा है कि यहाँ से सीधे बॉल ऊपर की तरफ से जा रहे हैं। बॉल्व क्लोज, यहाँ पे क्या होते हैं? बॉल्व क्लोज हो जाते हैं, ये बॉल्व क्लोज है, ठीक है। ये हमारे से क्या है? बॉल्व क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया क्लोज। ये बॉल्व था, बॉल्व ओपन था तो हमने लिख दिया बॉल्व ओपन, ठीक है। ये सारे हैं फ्लूइड एंटेरिंग लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं? लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट इन टिश्यू, लिम्फ में कैपिलरी में क्या होता है? टिश्यू प्रेजेंट होता है, हाईली परमेएबल होते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल में क्या होते हैं? कैरी लिम्फ टू द लिम्फ नोड पाए जाते हैं। लिम्फेटिक ट्रंक क्या कहलाता है? लार्जेस्ट वेसल्स कहलाता है, उसे हम लिम्फेटिक ट्रंक बोलते हैं। लिम्फेटिक डक्ट किसे कहते हैं? कि ड्रेन लिम्फ इनटू वेनस सर्कुलेशन, जो क्या करते हैं? लिम्फ से कन्वर्ट करके वेनस सर्कुलेशन तक ले जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। डक्ट मतलब बाहर निकलना। मेन लिम्फेटिक डक्ट क्या कहलाता है? मेन लिम्फेटिक डक्ट जैसे थोरोसिस डक्ट कहलाते हैं, लार्जेस्ट डक्ट है ए, ठीक है। ड्रैंक मोस्ट ऑफ द बॉडी का माना जाता है। ए राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या कहलाता है? राइट लिम्फेटिक डक्ट मतलब ड्रैंक ड्रैंक जो होता है राइट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ होता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या है भाई साहब? लिम्फेटिक सर्कुलेशन कैसे होता है? मैकेनिज्म ऑफ लिम्फ फ्लो कैसे काम करता है? तो अनलाइक ब्लड, लिम्फ हैज नो पंप, क्या करता है? लिम्फ ब्लड को नो पंप करता है, लिम्फ पंप नहीं होता है। इट मूव ड्यू टू स्केलेटल मसल्स कंस्ट्रक्शन के, और दूसरा रेस्पिरेटरी मूवमेंट के सहारे से होता है। बॉल्व इन वेसल्स के माध्यम से होता है। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन वेसल्स बॉल्व के थ्रू होता है। ये हमने बता रहे हैं एक रात में पढ़ के कैसे पास होते हैं, ठीक है। पैथवे ऑफ लिम्फ सर्कुलेशन, पैथवे ऑफ लिम्फ सर्कुलेशन, पैथवे क्या है? टिश्यू फ्लूइड से बनता है, लिम्फ कैपिलरीज से बनता है क्या? लिम्फ वेसल से बनता है, लिम्फ नोड से बनता है, लिम्फ ट्रंक बनता है, लिम्फ ट्रंक से बनता है, लिम्फ डंक से बनता है, सब क्लेविनियस वेंस बनता है। सब क्लेविनियस वेंस में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं इसकी, ठीक है। पैथवे ऑफ लिम्फ सर्कुलेशन की इतना याद रखना है कि होता कैसे कैसे है, ठीक है। ये अब देखते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन सा टिश्यू होता है? देखिए, लिम्फेटिक्स ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू दो तीन पार्ट में, जो भी डिवाइडेड हो देखेंगे। पहला पार्ट होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहला होता है बोन मैरो, दूसरा होता है थाइमस, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसमें होता है लिम्फ नोड, दूसरा होता है स्प्लेन और तीसरा होता है टॉन्सिल। ये याद रखिएगा। पेयर्स पैचेस भी पाए जाते हैं इसमें, अगला ये है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्या? फंक्शन ऑफ। अब अगला है हमारे पास यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यानी कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जो कार्डियक सिस्टम है, दैट मीन्स हम उसको हार्ट से समझते हैं, यानी हार्ट यानी हृदय होता है हमारा।
इसको आप याद रखिएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीन्स हार्ट यानी ब्लड पंपिंग प्रोसेस। तो ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कुछ इस तरह से होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना, ये हमारा ब्लड पंपिंग का काम करता है। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन है क्या? इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हमारे कार्डियोवास्कुलर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, बना किससे होता है, हार्ट से, ब्लड से एंड ब्लड वेसल से। हार्ट है तो ब्लड है, और ब्लड पंप, हार्ट नहीं रहेगा तो ब्लड पंपिंग कैसे होगा, हार्ट रहेगा तो ब्लड का पंपिंग होगा। और ब्लड पंप किस माध्यम से होगा, ब्लड वेसल्स के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से, वाहिकाओं के माध्यम से, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड का, सर्कुले मेन फंक्शन क्या होता है ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब ये हार्ट क्या है भाई साहब, ये हमारा जो अद्भुत हार्ट होता है, जिसे हम हार्ट हृदय के नाम से जानते हैं, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि हार्ट फेलुलर, हार्ट अटैक, ये कुछ प्रोसेस। तो ये लोकेशन इसकी कहाँ पे, लोकेशन यानी स्थान, क्या होता है, स्पेस। स्पेस कहाँ पे होता है हार्ट का, ठीक है। मिडिल ऑफ थोरोसिस कैविटी, ठीक है। मिडिल ऑफ थोरोसिस कैविटी, बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली टू वार्ड लेफ्ट, हल्का थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, यानी हमारे सीने में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका होता है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ हार्ट, कहीं भी किसी भी चीज की एनाटॉमी मिले तो आप उसका डायग्राम बनाएंगे, वही उसकी क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। एनाटॉमी ऑफ हार्ट में क्या होता है कि द हार्ट हैज 4 चेम्बर, हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जिस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देख पा रहे होंगे, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर की तरफ ए वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेना कावा, ए वाला जो पार्ट है, ए वाले क्या है, पल्मोनरी वेना कावा। और ए वाला जो पार्ट है, ट्राइकप्साइड बॉल्व, इसको ट्राइकप्साइड बॉल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पाइड बॉन्ड, ठीक है। याद रखना है कि ट्राइकस्पाइड बॉन्ड बॉल्व बोला जाता है। और इस साइड जो ए वाला जो बॉल्व होते हैं, इसे हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। अब यहाँ पे जो ए वाला बल्ब होता है, इस बल्ब को हम बोलते हैं एरोटिक बल्ब, ठीक है। ए वाले सभी दिखाया गया है, एरो के निशान से प्रदर्शित है, चिन्हित है, आप देख लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं इसके आगे। बल्ब ऑफ हेड, बल्ब ऑफ हेड कितने बल्ब होते हैं, ठीक है, 4 बल्ब होते हैं, ठीक है। ट्राइकप्साइड, ट्राइकप ट्राई कस्पाइड बॉल, जो ट्राइकस्पाइड बॉल्स होते हैं वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। बाइकस्पाइड बॉन्ड जो होते हैं, या बाइकस्पाइड बॉन्ड मतलब मेटल्स बॉल्स, लेफ्ट साइड होता है। पल्मोनरी बॉल्ब्स और एरोट्रिक बॉल्ब, ये दो 4 बॉल्ब होते हैं, याद रखना है। बॉल्ब प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये क्या करते हैं, बैक फ्लो करते हैं किसको, ब्लड को, ठीक है। लेयर ऑफ हार्ट वॉल, लेयर ऑफ हार्ट वॉल, हार्ट में कितने वाल लेयर के होते हैं, तो इसके लिए लेयर होते हैं 3, एंडोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम मतलब एंड वाला पार्ट होता है, ठीक है। मायोकार्डियम मतलब थिक मस्कुलर लेयर होती है, और पेरिकार्डियल आउटर कवरिंग लेयर होती है। इतना याद रखना है। ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है भाई साहब, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस हम बताते रहे हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। तो ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए इस डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे लंग्स होता है, लंग्स से अट्रैक्ट है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसको ट्रेकिया बोलते हैं, ब्रोंकियस बोलते हैं, एल्वेलियस बोलते हैं, लंग्स कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारा क्या होता है, आ, आर्ट, ये क्या है हमारे पास, आर्टेरिस पाए जाते हैं और वेनस वाल्व पाए जाते हैं, इधर आर्टरीज पाई जाती है, इधर
वेनस पाया जाता है, ठीक है। इधर वेनस होता है, इधर आर्टरीलेस होते हैं, ठीक है। रेड वाला आर्टिस और ग्रीन वाला वेनस, इतना याद रखना है। क्या होता है सिस्टेमिक वेन्स, ये क्या होती है वेन और एयरटा, ये क्या होता है एयरटा। इधर के साइड जो होता है पल्मोनरी वेन होता है, और इधर इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टिस बोलते हैं, याद रखना है इस वाले पार्ट को, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। ब्लड किस तरह से हमारे शरीर में जाता है, कैसे वापस आता है, ये सब क्या कहलाता है ब्लड सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन की यदि हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल से जाता है किसमें लंग्स में, और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। देखिए ये क्या है राइट वाला पार्ट है, कहा सीधा चला जाता है किसमें लंग से, और लंग से सीधे आता है लेफ्ट वाले में, ठीक है आता है। अब इसका पर्पस ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, ठीक है। किस इसका पर्पस क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यूज में आता है, और बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम में आता है। दैट मीन्स यहाँ इसका पर्पस होता है सप्लाई ऑक्सीजन टू बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है सप्लाई ऑक्सीजन टू बॉडी। ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है, आप याद रखेंगे। आर्टरीज क्या कहलाती हैं भाई साहब। अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड वेसल्स क्या है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में पहला पॉइंट होता है आर्टरीज। आर्टरीज कैरीज ब्लड ऑलवेज फ्रॉम हार्ट, क्या करती हैं हमेशा इसमें ब्लड जाता है कहाँ तक हार्ट तक, और हार्ट से ये होता है थिक मुस्कुलर बॉल पाए जाते हैं, क्या होते हैं इसमें थिक मस्कुलर बॉल पाए जाते हैं, और हाई प्रेशर होता है। इसका फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करते हैं आर्टरीज का काम क्या होता है फंक्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब सपोज यदि हम बात करें कि वेन क्या होता है, तो वेन का काम होता है कैरी ब्लड टुवर्ड हार्ट। ए टुवर्ड हार्ट होता है, थिन वॉल होती हैं, ठीक है। कंटेन वॉल पाई जाती है, फंक्शन इसका होता है रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज क्या है वेरी थिन बॉल वन सेल थिक साइड ऑफ एक्सचेंज। ये क्या करते हैं साइड ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, इन गैसेस का क्या करता है एक्सचेंज कर देता है। अब देखिए कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है क्या, कंडक्शन सिस्टम किसे कहते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे देखिए कि कंडक्शन सिस्टम में कंट्रोल हार्ट बीट ऑटोमेटिकली। कंडक्शन सिस्टम वो होता है कि जो कंट्रोल हार्ट बीट ऑटोमेटिकली, जो हमारा हार्ट बीट होता है ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, उसे हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स पाया जाता है। एलिमेंट्स में क्या होता है पहला एसए नोड, एसए नोड में साइनो आर्टेरियल नोड्स होता है, और इसमें दो चीज होते हैं नेचुरल पेस मेकर होता है। पहला क्या होता है नेचुरल पेस मेकर, दूसरा होता है लोकेट इन राइट आर्ट्रियम। ये कहाँ पे लोकेट होता है राइट आर्ट्रियम में पाया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे हार्ट है, तो सपोज एक पार्ट क्या होता है ए वाला होता है, और एक पार्ट ए वाला। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पार्ट होते हैं, ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पार्ट होते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है इस वाले पार्ट में पाया जाता है। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं राइट एट्रियम। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम RIGHT एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम कहते हैं। एवी नोड भाई साहब, इसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, जो कि बंडल ऑफ हिज, ठीक है, और परकुंज फाइबर्स के बने होते हैं। क्या होते हैं इसके बंडल ऑफ हिज, किसके ही मतलब ऐसे नोड का एक बंडल्स होता है, ठीक है। परकुंजु फाइबर पाया जाता है साथ में, ठीक है। हार्ट बीट मैकेनिज्म क्या होती है,
हार्ट बीट का मैकेनिज्म ये होता है कि एस ए नोड से निकलता है ए बी नोड और ए बी नोड से बनता है बंडल ऑफ हीज। इसका एक बंडल बन जाता है किसका, ए बी नोड का। परकिंज फाइबर्स होता है, परकिंज फाइबर से वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, ये क्या कहलाती है, हार्ट बेल कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। और हमारा जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का 60 से 100 बीट पर मिनट, यानी 60 से 60 से 100 के बीच में एक बार 1 मिनट में हार्ट बीट प्रोसेस चलती है। रेगुलेशन बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका रेगुलेशन क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, तो ये देखते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया है ना कंडक्शन ऑफ हार्ट सिस्टम का डायग्राम, ये है किस तरह से कंडक्शन हो रहा है। देखिए साइनो आर्टिकल नोड से एक यहाँ पे आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड बनता है, यानी इसे हम एस ए नोड बोलते हैं और इसे हम ए भी नोड बोलते हैं। यहाँ पे एक देखिए एक बंडल ऑफ हीज, इसका एक बंडल होता है, ये सीधे निकलता है, कहाँ जाता है, इस तरह से जाता है, तो इसको हम बोलते हैं परकिंज फाइव। ये क्या होता है, परकिंज फाइव होता है। और इस परकिंज फाइव से हमारा क्या होता है, कंडक्शन होता है, कंट्रक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं रेगुलेशन बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका रेगुलेशन क्या होता है। पहला पॉइंट की हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका कैसा रेगुलेशन होता है, इंक्रीज हार्ट बीट को बढ़ा देता है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रक्शन को बढ़ा देता है, ठीक, इंक्रीज मतलब बढ़ा देना होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब वेगस नर्व क्या करता देता है, डिक्रीज कर देता है, हार्ट बीट यानी हार्ट रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है और सिंपैथेटिक बढ़ा देता है। कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट फॉर्म, यानी उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड, यानी वो अमाउंट जिसको ब्लड क्या हो गया हो, पंप हो गया हो बाय हार्ट, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, पर मिनट, 1 मिनट में। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में ब्लड कितना सप्लाई किया जाता है, उस ब्लड की अमाउंट क्या होती है, वही कहलाती है कार्डियक आउटपुट। फार्मूला की हम बात करेंगे, कार्डियक आउटपुट मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जैसे नॉर्मल कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 5 लीटर पर मिनट होता है, कितना, 5 मिनट पर लीटर होता है, यानी 1 मिनट में 5 लीटर सप्लाई हो सकता है। 1 मिनट में कितना, 5 लीटर सप्लाई हो सकता है। सपोज यदि हम बात करें तो 70 से 80 ml क्या करता है, सप्लाई करता है। तो सपोज यदि हम बात करें स्टॉक वॉल्यूम ये 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में करता है 70 गुणे हार्ट रेट नॉर्मल क्या होता है 72, इक्वल कितना होगा, लगभग लगभग 5000 के आसपास हो जाएगा। अब जो भी वहां पे देखते हैं मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 0 हो जाता है। हाँ, तो यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि ए आ जाए, तो हमारा जैसे मान लीजिए इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 और इससे ये होता है, यहाँ से ये होता है, तो यहाँ पे 5, लगभग 50-40, दैट मीन्स 5 लीटर। सपोज मतलब क्या होता है, 5 लीटर पर मिनट में सप्लाई किया जाता है, कितना, 5 लीटर पर मिनट में सप्लाई होता है। तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अब क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यही है जो कार्डियक साइकिल। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कार्डियक साइकिल में, ठीक है, ये है कार्डियक साइकिल। जो येलो वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे सिस्टोल और जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल और डायस्टोल ये क्या कहलाते हैं, तो सिस्टोल एंड डायस्टोल के बारे में हम अभी बात करेंगे कि सिस्टोल क्या है और डायस्टोल क्या है। सिस्टोल और डायस्टोल यानी ये दोनों मेन फेज होते हैं किसके, कार्डियक साइकिल के, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट करता है कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन को, ठीक है। हार्ट मसल्स जो होते हैं उसमें क्या होगा, कंट्रक्शन होगा या फिर
रिलैक्सेशन होगा। यदि सिस्टोल की यदि हम बात करते हैं तो सिस्टोल पंप करता है किसको, ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट, यानी बाहर की तरफ और आर्टरीज के माध्यम से। लेकिन जो हमारा डायस्टोल होता है वो अलाउ करता है हार्ट चैम्बर में आने के लिए और रिलैक्स होने की प्रोसेस को। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0.1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एएस यहाँ से करते हैं स्टार्ट, ठीक है, एक पॉइंट में यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, ए होता है 5 6 7, यानी जो कार्डियक आउटपुट सिस्टम होता है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्रिकुलर सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम, डायस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ग्रीन वाले को, और इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जो ए वाला येलो वाला पार्ट होता है इसको आर्ट्रियल डायस्टोल, और इसको हम बोलते हैं आर्टियल सिस्टोल, हरे वाले पार्ट को। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। किसका डेफिनेशन है, कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं? वन कंप्लीट हार्ट बीट, यानी वन राउंड कंप्लीट हो जाती है हार्ट बीट, उसे हम बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। फेज, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट डायस्टोल। दैट मीन्स ड्यूरिंग 0.1 सेकेंड, 0.8 सेकेंड फॉर वन राउंड completed। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे? यदि हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल व्यक्ति का कितना होता है, 120 से 80 मिली mmHg। ठीक है, सिस्टोलिक 180 होता है, 120 होता है, और डायस्टोलिक 80 होता है, दैट मीन्स 80 होता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ बीपी, यानी ब्लड प्रेशर, इसमें फैक्टर इफेक्टिंग कौन सा करता है, कार्डियक आउटपुट का होता है। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, ब्लड वॉल्यूम का होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टियल्स। रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या होते हैं इसके, भाई साहब, रेगुलेशन मैकेनिज्म पूछी जाती है तो रेगुलेशन मैकेनिज्म, यानी जो रेगुलेशन होती है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक, वेरो वेरो रिसेप्टर्स, बोरो रिसेप्टर, यानी कहे तो हम इसे वेरो रिसेप्टर, इसमें मैग्नीशियम रोल अदा करती है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है, जो कि रेगुलेशन करती हैं किसका, बीपी का। अब देखिए पल्स क्या होता है, पल्स के बारे में जानेंगे। पल्स 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 का डेफिनेशन होता है रिथम, रिदम, और जिसको हम बोलते हैं रिदम, दैट मीन्स रिदम ही हार्ट बीट कहलाती है, वो दोनों सेम है। ठीक है, रिदम ही हार्ट बीट है। तो एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ड्यू टू हार्ट बीट, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है एक व्यक्ति की, 60 से 100 हार्ट बीट पर मिनट में होती है। कॉमन साइट क्या होती है, रेडियल आर्टरीज एंड कैरो कैरोटाइड आर्टरीज। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो होता है ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट की एक्टिविटी को ग्राफिक फॉर्म में रिकॉर्डिंग कर ले, हम उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन्स ईसीजी कहलाता है। ठीक है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी इलेक्ट्रिकल के माध्यम से ग्राफिकल रिकॉर्डिंग करता है किसका, हार्ट की एक्टिविटी को, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, दैट मीन्स ईसीजी कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेव होते हैं, जैसे पी वेव क्या करता है, आर्टियल डिपोलराइजेशन को शो करता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है जो कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है। टी वेव जो होती है जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है। ठीक है, समझ लीजिए कि एक ग्राफ है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा डाउन हुआ, और एकदम ऊपर चला गया, और थोड़ा नीचे आया, और इधर गया, इधर गया, इधर गया।
ठीक है। तो देखिए, जो ग्राफ ऊपर गया इसे हम बोलेंगे Q, और जो ऊपर गया इसे हम बोलेंगे R, और इससे भी नीचे आया इसे हम बोलेंगे S। तो ये शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन फिर वापस आकर के इस लाइन से इस लाइन में हो जाए इसे हम बोलते हैं ST, कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ से थोड़ा सा जा करके थोड़ा इसके बराबर से थोड़ा सा आगे बढ़े इसे हम बोलते हैं T वेव, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है। इससे थोड़ा सा कम हो इसे हम बोलेंगे P, दैट मीन्स ये होता है PR, ये होता है ST, ये होता है QT। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ग्राफ होता है। एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से बनाना है, ठीक इस तरह से करना है, और थोड़ा इस तरह से करके इस तरह से कर देना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो जाना है। आपको याद रखना है PR नहीं, PQRST, ठीक है। PQRST याद रखना है। PQ पहले क्या है, PQRST, ये याद रखना है। दैट मीन्स PQRST, ये क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। हार्ट से कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकते हैं। यहाँ पे है हाइपरटेंशन। पहला क्या होता है, हाइपरटेंशन। दूसरा होता है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। एंजाइना पिक्टोरस, मायोकार्डियक इन्फेरेक्शन, ठीक है, जिसको हम इसी मायोकार्डियक इन्फेरेक्शन को ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। एरिथमिया, ठीक है। हार्ट फेलर, ठीक है। हार्ट मतलब थोड़ा सा फेल हो जाए, हार्ट फेलर। हार्ट अटैक मतलब खत्म ही हो जाए, अटैक हो जाए। हार्ट फेलर मतलब हार्ट फेलुरर यानी हार्ट का फेल हो जाना। हार्ट अटैक मतलब उससे कुछ समस्याएं आ जाना। हार्ट मतलब अटैक हो रहा है वो। क्योंकि रिवीजन टेबल की हम बात करेंगे। क्योंकि रिवीजन टेबल में क्या है भाई साहब, टॉपिक्स और की पॉइंट्स। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। प्लेसमेकर को हम ऐसे नोड बोलते हैं। नॉर्मल एचआर कहाँ, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, 60 से 100 होता है। और CO को, ठीक है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या कहलाता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या कहलाता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। बीपी नॉर्मल मतलब ए होता है, और ईसीजी वेव मतलब पी वेव होता है, ठीक है। QRS वेव होता है, एक साथ जो लिखा जाता है, और टी वेव अलग होता है। दैट मीन्स यदि हम बात करें ए, ठीक है, तो जो पहला होता है हम इसे P बोलेंगे, इसे हम एक साथ जो होता है PQRS, और जो अलग से है इसे हम बोलेंगे T। तो ये होता है। अब इसमें क्विक एग्जाम या फिर क्विक रिवीजन पॉइंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट, या सेनो क्या होता है, नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैज थिकेस्ट वॉल होते हैं। आर्टियल्स कैरिस ब्लड वेल अवे होते हैं। और कार्डियक साइकिल मीन्स होता है इस, कार्डियक साइकिल क्या होता है, सिस्टोल प्लस डायस्टोल। याद रखेंगे कार्डियक साइकिल में क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है किसको, हार्ट रेट को। ये हमारा पांचों यूनिट हो रहा है कंप्लीट। मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमें कमेंट में मैसेज करिए कि सर प्लीज नोट्स, आप वहां पे अपना मेल आईडी सेंड करिएगा, ठीक है। मैं उस मेल पे नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।